आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में 19 जनवरी 2021 की शाम को एक नहीं दो सूरज डूबा। एक तो वो जो रोज डूबता है यानी आसमान का सूरज, और दूसरा वो जो 32 बरस से नहीं डूबा था यानी गावा में ऑस्ट्रेलियाई टीम की बादशाहत को आज टीम इंडिया ने मटियामेट कर दिया। ये कोई पहला मौका नहीं है जब टीम इंडिया के रणबांकुरों ने ऑस्ट्रेलिया का विजय रथ रोका है। इससे पहले आपको अगर याद होगा साल 2001 में और 2008 में भी ऑस्ट्रेलिया के 16 टेस्ट जीतों के क्रम को भारतीय टीम ने तोड़ा था। उसके बाद 2008 का ही है, वाका में जो टेस्ट हुआ था पर्थ में, वो पहली एशियाई टीम बनी थी जीतने वाली, और 19 लगातार वनडे मैच जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया को भारत से 2016 में सिडनी में हार झेलनी पड़ी थी। और 32 साल बाद आज गावा में ये हुआ है, जहां भारत ने ऑस्ट्रेलिया का जो विजय रथ है उसे ही नहीं रोका बल्कि घोड़े भी खोल लिए। नमस्कार, मेरा नाम है कुमार केशव और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर पॉडकास्ट। आज इसमें बात होगी इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज की। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी कहते हैं इसको, जिसे भारतीय टीम ने लगातार दूसरी बार जीत ली है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यूएनआई वार्ता के वरिष्ठ खेल पत्रकार राजेश राय। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। दूसरे व्यक्ति जो है हमारे साथ, स्पोर्ट्स कॉरेस्पोंडेंट मोहम्मद इकबाल। वेलकम इकबाल। धन्यवाद कुमार केशव। और तीसरे व्यक्ति हैं आज तक रेडियो के हमारे सहयोगी कुलदीप मिश्र। स्वागत है कुलदीप आपका। हाँ, मैं तो मुझे घर में ही मेरा स्वागत। और देखिए, मैं तो खेल पत्रकार हूँ नहीं, मैं तो घुसपैठिया हूँ, इस बातचीत में घुस आया हूँ आप लोगों के बीच। और मैं अगर राजेश जी हैं और इकबाल हैं, ये लोग खेल के बारे में उसका एक गंभीर एनालिसिस करेंगे जरूर, लेकिन मैं अगर नॉन सीरियस बातें कर दूं या थोड़े कम वजन वाली बातें कह दूं या अतिरिक्त भावुकता में कुछ कह जाऊं तो मुझे माफ कीजिएगा। मैं आज थोड़ा ज्यादा प्रसन्न हूं, तो ये डिस्क्लेमर है पहले ही। ठीक बात है, तो शुरू करते हैं इस चर्चा को। राजेश जी, ठीक एक महीने पहले 19 दिसंबर 2020 की तारीख को एडिलेड में टीम इंडिया के साथ जो हुआ उसके चर्चे पूरी दुनिया में हुए। एक महीने बाद 19 जनवरी को गावा में टीम इंडिया ने जो किया वो भी पूरी दुनिया ने देखा अपनी आंखें फाड़कर। तो इस एक महीने की यात्रा को कैसे डिफाइन करेंगे आप? ठीक है, क्रिकेट के बारे में जो आमतौर पर कहा जाता है कि ये बड़ा अनिश्चित खेल है, इसमें किसी तरह की भविष्यवाणी करना, कोई प्रेडिक्शन करना खतरे से खाली नहीं होता है। जब भारत, आपको ध्यान होगा, 36 रन पर आउट हुआ था, जो उसका टेस्ट इतिहास का न्यूनतम स्कोर था, और उस समय बहुत भविष्यवाणियां की गई थी। इंग्लैंड के माइकल वॉन ने कहा था कि 4-0 से क्लीन स्वीप होने जा रहा है। तो मेरे ख्याल से माइकल वॉन को अब मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी कि उन्होंने कहा था 4-0 से क्लीन स्वीप होने जा रहा है और 2-1 से भारत सीरीज को जीत चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में इस समय भारत नंबर 1 पोजीशन पर चला गया है और ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर खिसक गया है। खेल जो ये है, खेल मैदान में खेला जाता है, मैदान से बाहर नहीं खेला जाता, और मैदान में खिलाड़ी खेलते हैं। मैदान के बाहर हम चाहे कोई भी कमेंट करते रहे, चाहे वो क्रिकेट एक्सपर्ट क्यों ना हो, फॉर्मर क्रिकेटर्स क्यों ना हो, जो खुद को विशेषज्ञ कहते हैं वो क्यों ना हो, लेकिन जो असली खेल है वो क्रिकेट के मैदान में होता है और खिलाड़ी उसे अपने दिमाग से, अपने हुनर से, अपने कौशल से खेलते हैं। और भारतीय खिलाड़ियों ने 36 रन पर आउट होने के बाद मेरे ख्याल से कोई भी टीम दुनिया की ऐसी वापसी नहीं कर सकती जो टीम इंडिया ने कहा था वापसी की है। 36 रन पर आउट थे। कप्तान विराट कोहली अपने पर्सनल रीजन की वजह से स्वदेश लौट गए थे। टीम का जो संतुलन था वो उस समय बिल्कुल ऐसा लग रहा था बिखरा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा था कि टीम वहां से वापसी कैसे करेगी। कप्तानी अजिंक्य रहाणे के हाथों में थी, जिन्होंने इससे पहले अपने 2 टेस्ट अपनी कप्तानी में जीते थे। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया यानी मेजबान टीम ने पहला मैच जीत लिया है और उसके बाद उसके हौसले ज्यादा बढ़े हुए हैं, मनोबल ऊंचा है, और उसके सामने एक टूटे मनोबल वाली भारतीय टीम खड़ी थी। लेकिन वहां से जो कमर कस के टीम इंडिया ने वापसी की है, उसे मेरे ख्याल से जो वन ऑफ द बेस्ट कमबैक्स अगर हम शताब्दी का कहें वो माना जा सकता है। और इससे बढ़िया कमबैक कोई हो नहीं सकता कि मेलबोर्न में आपने दूसरा टेस्ट जीता, सिडनी में मैच फंस गया था तो 5वें दिन जाकर अश्विन और 5वें दिन जाकर भारत ने उस मैच को ड्रॉ करा लिया। बहुत शानदार बल्लेबाजी की। और जब ब्रिस्बेन में पहुंचे
तो ब्रिस्बेन में जो ऑस्ट्रेलिया का इतिहास था कि 32 साल से उसने ब्रिस्बेन में कोई टेस्ट नहीं हारा था, और भारत ने इस गावा के मैदान में 6 टेस्ट खेले थे, जिसमें से 5 उसने हारे थे और 1 मैच ड्रॉ खेला था। तो पहले 4 दिन जो इस मैच के थे बड़े प्रतिकूल थे और भारतीयों के कह सकते हैं पूरी तरह से अनुकूल नहीं थे। हाँ, अगर जो 2 हाफ सेंचुरी मारी वाशिंगटन सुंदर ने और शार्दुल ठाकुर ने, उनको छोड़ दिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले 4 दिनों तक मुकाबले में हमसे कहीं आगे थी। लेकिन पांचवा दिन मेरे ख्याल से इंडियन क्रिकेट के लिए इससे बेहतर दिन कोई और नहीं हो सकता। आपको 328 रन का लक्ष्य हासिल करना था, केवल 4 रन बने हुए थे। सुबह के सेशन में आते ही रोहित शर्मा आउट हो गए थे। उसके बाद कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि क्या भारत इस मैच को जीत पाएगा। लेकिन जिस तरह से शुभमन गिल, इस युवा बल्लेबाज की खासतौर पर तारीफ की जाए, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पेस अटैक पर अपना अटैक किया। उनके आप शॉट्स देखिए जो उन्होंने चौके लगाए थे, वो बहुत क्लीन हिट थे, और जब गेंद उनके बल्ले से टकराती थी और एकदम टक की आवाज आती थी, और वो टक की आवाज जो थी वो पूरे स्टेडियम में सुनाई देती थी। खाली स्टेडियम में नहीं, वो टीवी के स्क्रीन से जैसे बाहर निकलकर भारत में दर्शकों के कानों तक पहुंचती थी वो टक की आवाज। उससे लगता था कि हाँ, एक बैट्समैन खेल रहा है जो इंडिया को जीत के लिए, एक कहते हैं ना, आधार तैयार करना, नींव तैयार करना, वो कर रहा है। उसके बाद अगर आप देखो चेतेश्वर पुजारा को, बड़ी आलोचना दिन भर होती रही। मैं सोशल मीडिया पर तमाम तरह के ग्रुप में देखता रहा कि ये क्या कर रहा है, ऐसे कैसे मैच जीते जाएंगे, इस तरह से कोई खेलता है, 211 रन बने, हाफ सेंचुरी बना रहे हो आप, 90 बॉल में 8 रन बना रहे हो, ऐसे कैसे मैच जीतेंगे। लेकिन लोग बेसिकली जो टेक्निकल गेम, जो एस्पेक्ट होते हैं, उसको इग्नोर कर जाते हैं। वहां ये जरूरी था कि एक एंड पर एक ऐसा खिलाड़ी, एक ऐसा बल्लेबाज टिका रहे जो आपकी पारी को संभाल सके, और पुजारा वही काम कर रहे थे। और ये कोई पहली बार नहीं है, वर्षों से ये काम करते आ रहे हैं। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 6000 रन इसी तरह से पूरे किए हैं कि एक एंड वो संभालते हैं, रन बनाते रहते हैं, टीम को आगे बढ़ाते रहते हैं, और दूसरे एंड पर जो खिलाड़ी आते हैं उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आप शॉट्स खेलो, आप रन बनाओ। वही काम पुजारा ने इस मैच में भी किया, और आखिरी में जब मैच का जो परिणाम हम सबके सामने आया है, तो उसका नतीजा ये है कि एक बुनियाद सुबह शुभमन गिल ने रखी, उस बुनियाद को मजबूत चेतेश्वर पुजारा ने किया, और अंतिम सेशन में जाकर ऋषभ पंत ने उस बुनियाद पर जो जीत की मोहर लगाई जाती है वो लगाई। तो एक कंप्लीट परफॉर्मेंस एक टीम के लिए, और वैसी टीम के लिए जिसमें कई खिलाड़ी चोटिल थे, कई उसके जो मेन खिलाड़ी थे वो बाहर हो चुके थे। जो उनका अटैक था वो अटैक ऐसा था कि किसी ने 3 टेस्ट खेला है, कोई अपना दूसरा टेस्ट खेलने जा रहा है, कोई अपना पदार्पण करने जा रहा है। इस तरह का अटैक आप वहां पर लेकर बैठे हुए हैं। आपके पास एक प्रॉपर जो बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए वो कहीं मिसिंग था। आपका जो नियमित कप्तान और दुनिया का जो सबसे बड़ा बल्लेबाज है विराट कोहली, वो मिसिंग था। और ऐसे हालात में, और जब आपके सामने ऑस्ट्रेलिया की वो टीम मौजूद है जो पूरी तरह से मजबूत है, सशक्त है, जिसका आक्रमण बहुत तेज है, जिसके पास 3 बहुत शानदार फास्ट बॉलर हैं, एक बहुत बढ़िया ऑफ स्पिनर है जो 400 विकेट के आसपास खड़ा हुआ है, तो ऐसे अटैक के सामने और ऐसे टीम के सामने एक कमबैक करना और आखिरी दिन 328 के टारगेट को अचीव कर लेना एक बहुत ही प्रोफेशनल वे में, इससे ज्यादा प्रोफेशनल वे नहीं हो सकता है कि आपकी रणनीति बिल्कुल सटीक थी। मुझे याद आता है कि महेंद्र सिंह धोनी आमतौर पर ये कहा करते थे कि वो मैच को आखिरी ओवरों तक खींच के ले जाना चाहते हैं। जब आप मैच को आखिरी ओवरों तक खींच के ले जाते हैं तो जो ओपोनेंट टीम है वो अपने आप प्रेशर में आने लगती है, क्योंकि आपने हड़बड़ाहट नहीं दिखाई, आपने अपने विकेट लूज नहीं किए। और वही काम जो आज के मैच में इंडियन टीम ने किया कि वो कहीं पर भी लड़खड़ाए नहीं थे। बेशक बीच में थोड़ी कुछ समय के लिए रन गति धीमी पड़ी थी, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं खोया था कि अनावश्यक तेज शॉट खेलें या ऊंचे शॉट खेल के रन गति बढ़ाने के चक्कर में अपने विकेट लूज करें। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने अपने परफेक्ट तरीके से अपने शॉट्स खेले, रन को बढ़ाते रहे और जितना मैच को क्लोज ले जाना था उतना क्लोज ले जाते गए। और नतीजा उसका ये था कि ऑस्ट्रेलियन जो टीम थी, जो ऑस्ट्रेलिया का अटैक था, वो खुद ब खुद दबाव में आता चला गया और आखिरी में जाकर आपने देखा कि कितनी शानदार जीत भारत ने हासिल की। और मैं कहूंगा कि विदेशी जमीन पर भारत ने अब तक जितनी भी जीत हासिल की है, मुझे अभी भी याद आता है 1971 में जो भारत ने इंग्लैंड में जीत हासिल की थी, भारत ने वेस्ट इंडीज में जो जीत हासिल की थी, इस जीत को, जो ब्रिस्बेन की ये जीत है, इसको 1971 की इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की जीत के बराबर रखा जा सकता है। और ये जो सीरीज जीत है, ये मेरे ख्याल से भारत के लिए उसके टेस्ट इतिहास की सबसे बढ़िया टेस्ट सीरीज जीत है, क्योंकि विदेशी जमीन पर इतने चोटिल खिलाड़ियों के बावजूद
वापसी करना और सीरीज को जीतना, ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। ठीक बात है इकबाल। अभी 2021 का जो ये साल है, एक नया साल ही नहीं है, एक नया दशक भी है। अभी 19 दिन ही गए हैं जनवरी के, लेकिन क्या हम इस मैच को मैच ऑफ द डेकेड कह सकते हैं, या इस सीरीज को सीरीज ऑफ द डेकेड कह सकते हैं? क्या ये कहना जल्दबाजी होगा? बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं याद आता कि इस तरह की टेस्ट सीरीज हमने कब देखी थी, स्पेशली विषम परिस्थितियों में। जैसा बताया राजेश जी ने कि हालात कहाँ से शुरू हुए, 36 ऑल आउट से, कप्तान मिसिंग, आपके की बॉलर्स मिसिंग, और इसके बाद जो है आप वहां से उठते हैं और टेस्ट मैच जीतते हैं मेलबर्न में, और फिर टेस्ट मैच ड्रॉ कराते हैं सिडनी में, और ब्रिस्बेन में आकर के हम फिर से टेस्ट मैच जीतते हैं। तो इस तरह की टेस्ट सीरीज हमने न कभी पहले देखी न सुनी, क्योंकि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की टीम पिछले बार हारी थी 2018 में, जब हम टेस्ट सीरीज जीते थे ऑस्ट्रेलिया में, तो लोग ये कह रहे थे कि शायद उस टाइम डेविड वार्नर नहीं थे, स्टीवन स्मिथ नहीं थे, तो इस वजह से इंडियन टीम जीत गई और इंडिया के पास सारे दिग्गज खिलाड़ी थे। लेकिन इस बार वो कोई बहाना नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के पास कोई स्टार नहीं था। लेकिन इस बार उल्टा ये हुआ है कि हमारे पास हमारे स्टार्स नहीं थे। विराट कोहली नहीं थे, शमी नहीं थे, उमेश यादव नहीं, ईशांत शर्मा नहीं, रोहित शर्मा भी टीम के साथ बाद में जुड़े। तो डेफिनेटली ये जो टेस्ट सीरीज है, ये सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज जीत अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। अमूमन हम बात करते हैं कोलकाता टेस्ट मैच की, जो कि भारत ने जीता था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2001 में, लेकिन वो क्योंकि भारत में हम खेल रहे थे, हालांकि वो उस टेस्ट सीरीज में भी हम 1-0 से पीछे थे कोलकाता में जीतने से पहले, और कोलकाता में जीतने के बाद फिर हम आखिरी टेस्ट मैच भी जीते और सीरीज भी जीते। लेकिन क्योंकि वो टेस्ट सीरीज हम अपने घर में खेल रहे थे, तो मुझे लगता है कि उस टेस्ट सीरीज से भी बड़ी ये टेस्ट सीरीज थी, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया की सबसे मजबूत टीम इस वक्त जो हो सकती है, वो टीम खेल रही थी। आप देखिए स्टीवन स्मिथ, डेविड वार्नर, लाबुशेन, उनकी बैटिंग में एक से एक बड़े खिलाड़ी टॉप में नजर आएंगे आपको। बॉलिंग उनकी बिल्कुल सॉर्टेड है, मिचेल स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड, नेथन लायन, तो कहीं कोई कमी नहीं है। इस वक्त जो करंट क्रॉप है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की, इस वक्त इससे बेहतर शायद वो टीम बना नहीं सकते, और उस टीम को हमने उनके घर में हराया हमारे युवा खिलाड़ी। जैसा कि राजेश जी ने कहा कि एक खिलाड़ी डेब्यू कर रहा है तो अगले मैच में दूसरा खिलाड़ी डेब्यू कर रहा है, और ऐसे जब क्या होता है ना कि जब आपका कोई खिलाड़ी चोटिल होकर के बाहर हो जाता है, तो सिर्फ वो खिलाड़ी बाहर नहीं जाता, आपका पूरा कॉम्बिनेशन टीम का बिगड़ता है। आप एक बार फिर से सोचने पर विवश हो जाते हैं कि अब किस तरीके से टीम का जो संतुलन है वो वापस लाएं। तो न सिर्फ इंजरीज की मार पड़ी इंडियन टीम को, बल्कि जो साइकोलॉजिकल प्रेशर इसके बाद आया, उसको भी टैकल करते हुए इंडियन टीम ने एक जबरदस्त क्रिकेट का मुजाहिरा किया ऑस्ट्रेलिया में, और फिर जो भी है अभी इतिहास हमने देखा बनते हुए, और यकीनन इस टेस्ट सीरीज को हम कभी भुला भी नहीं सकते। मैं नहीं इसी में ये जोड़ दूं, फिर केशव आप सवाल लीजिएगा। मेरा बस ये है कि मैं इसलिए अतिरिक्त उत्साहित हूं इसमें कि ऑफ कोर्स ज्यादातर हमारे बड़े खिलाड़ी चोटिल थे, अनुपलब्ध थे, और जो बचे हुए खिलाड़ी थे वो आखिरी टेस्ट तक अनुपलब्ध हो गए। तो नए खिलाड़ी और उनका टेम्परामेंट दिखा, और ये भरोसा और ये यकीन हुआ कि हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ है जो इसके बाद रिप्लेस करेगी अगली टीम को, वो बहुत मजबूत है। लेकिन मैं इसलिए ज्यादा खुश नहीं हूं। मैं इसलिए ज्यादा खुश हूं कि इस जीत का नायक कोई एक व्यक्ति नहीं था। इसमें जो है वो सबका थोड़ा थोड़ा नायकत्व शामिल है, जैसे टीम वर्क कहते हैं ना, और जो किसी भी खेल में खेल का सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा सम्माननीय पक्ष है कि उसमें टीम वर्क क्या है। तो वो सभी लोगों ने अपनी अपनी भूमिकाएं इस जीत में निभाई, पहले मैच से लेकर के आखिरी मैच तक। और इस जीत का नायक गुजरात का वो लड़का भी है जिसका जिक्र भी राजेश जी कर रहे थे, जिसके हिस्से में छाती पर आने वाली तेज गेंदें थी और बेहिसाब नाजायज आलोचनाएं थी, लेकिन वो दोनों को झेलता गया। इस जीत का नायक तमिलनाडु का वो दुबला पतला लड़का भी है जो बरसों पहले बल्लेबाज बनने ही क्रिकेट की दुनिया में आया था, और ऐसा लगा कि जैसे ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पर एक तिलिस्म सा उसके भीतर आ गया है, और किसी को यकीन नहीं था कि वॉशिंगटन सुंदर ऐसी धाकड़ बल्लेबाजी का प्रदर्शन करेंगे। बहुत चौंकाऊ पारियां उन्होंने दोनों खेली, और
इस जीत का नायक हैदराबाद का वो लड़का भी है, मोहम्मद सिराज, उसको भी मत भूलिए कि T20 गेंदबाज के तौर पर भी अभी टीम में उनकी जगह पक्की नहीं थी। ओडीआई तो दूर की बात है, और ऐसे में टेस्ट के लिए उन्हें मौका मिला, और 5 विकेट हॉल बहुत ही स्पेशल होता है किसी भी गेंदबाज के लिए। और इस जीत का नायक वो लड़का भी है जो सैकड़ों गेंदे खेल गया, 7-8 रन थे उनके, वो लास्ट में 2-3 चौके लग गए तो 22-23 रन आखिर में हो गए हनुमा विहारी के, और जिनको वॉल इन मेकिंग कहा गया। और आखिर में इस जीत का नायक पहाड़ का वो लड़का भी है जो अरसे से गैर जिम्मेदार होने का आरोप झेल रहा था कि ये ऊल जलूल शॉट खेल करके आउट हो जाने वाला एक प्रतिभाशाली बल्लेबाज है। लेकिन आज ऋषभ पंत ने दिखाया कि वो जो हमारी लर्निंग्स है ना क्रिकेट की, गांगुली के दौर से लेकर के धोनी के दौर से होते हुए, और उसमें राहुल द्रविड़ का जो अंडर 19 क्रिकेट के साथ काम है, ट्रेनिंग कैंप्स में जो काम है, वो सारी लर्निंग्स का एक समुच्चय इस पूरी सीरीज में आपको दिखता है। उसमें युवा प्रदर्शन भी है, उसमें वो फिनिश करने की स्ट्रेटेजिक तरीके से आखिरी हिस्से तक गेम को ले जाने और उसके बाद फिनिश करने की आतुरता है, बेचैनी है, और बीच के दौर में अपनी भूमिका को समझते हुए अपना रोल निभाने की, है ना, अपना खोल ना छोड़ने की। चेतेश्वर पुजारा से जैसे कि कोई उम्मीद नहीं करता जगजीत सिंह से कि वो सप्तम स्वर में जाकर के गाएंगे, उनका अपना एक टोन है, अपनी एक पिच है, उसी में वो गजलें गाते हैं। और चेतेश्वर पुजारा को मतलब मुझे लगता है कि अगर ये तो बड़ा ये तमाम पक्षियों, मतलब जीत के आकाश में तमाम पक्षियों में से एक को चुनना बड़ा मुश्किल, लेकिन जो सबसे शानदार प्रदर्शन, सबसे प्रभावी प्रदर्शन लगता है चेतेश्वर पुजारा का। कहीं भी अधीर नहीं हुए, अपनी जो भूमिका है उसको उन्होंने समझा कि उनका टीम में यही रोल है, और बहुत ही शानदार, बहुत ही जिसको कहते हैं कि रोंगटे खड़े कर देने वाली जीत है। बहुत प्रसन्न हुआ। मतलब वर्ल्ड कप हमेशा स्पेशल होता है, और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल होती है, लेकिन पता नहीं ये सीरीज में जो जीत है ये कई कई वजहों से कुछ ज्यादा प्रसन्नता देती है। जैसे कि एक तो ऑस्ट्रेलिया के साथ ना, अगर आप सोचें, मतलब आप 90 के दशक में अगर पैदा हुए हैं या उससे थोड़ा और 5-6 साल पहले वाले दशक में पैदा हुए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया ना आपके लिए एक अभेद्य किला रहा होगा देखते हुए। और हमेशा होता था, कभी भारतीय टीम अच्छी गेंदबाजी कर भी देती थी, 2-3 विकेट गिर गए शुरुआत के और गिलक्रिस्ट और हेडन आउट हो गए, पॉन्टिंग चले गए, तब डेमियन मार्टिन आकर के जम जाते थे, कोई और आ जाता था और ऑस्ट्रेलिया एकदम उसको हरा पाना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन अब यहाँ आकर के आज लगा कि जो पुराने सारे उधार थे वो चुकता हो गए। हमने उनको उनकी जमीन पर जाकर टेस्ट क्रिकेट में हराया, और बड़ा अंतर से हराया। तो ये बहुत ही संतोषप्रद है, बहुत ही सुकून देने वाला है इसे देखना। एक नायक का जिक्र, जो अभी तमाम नायकों का जिक्र उन्होंने किया कि हमारे इस जीत में कई सारे नायक थे और किसी एक को श्रेय नहीं दिया जा सकता, लगभग पूरी टीम को श्रेय मिल रहा था। एक नायक का थोड़ा सा जिक्र करूंगा, खैर वो टीम का हिस्सा नहीं थे, वो थोड़े से अलग हैं और उनका जिक्र करना थोड़ा सा हो सकता मुनासिब ना लगे, लेकिन यहाँ इस सीरीज में उनका जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आपको ध्यान होगा कि यूएई में आईपीएल हुआ था और 20 अगस्त को तमाम भारतीय खिलाड़ी और बाकी जो खिलाड़ी थे आईपीएल खेलने के लिए 20 अगस्त को यूएई पहुंचे थे, और 10 नवंबर तक सारे खिलाड़ी वहां बायो बबल में रहे और लगातार वो कहते हैं ना कि बाहरी दुनिया से कटे रहे और उनको उस एक सुरक्षित वातावरण में ही रहना था और उसी में खेलना था। वहां से टीम दुबई से टीम सीधे सिडनी पहुंची, ऑस्ट्रेलिया पहुंची। उसके बाद फिर उनको लगातार लंबे समय तक बायो बबल में रहना पड़ा। अब यहाँ पर बायो बबल या कोरोना जिसको हम कह रहे हैं, उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप नॉर्मल जो हम कंडीशंस होती हैं, सामान्य परिस्थितियां होती हैं, जब इस तरह के हालात, अभूतपूर्व हालात नहीं होते हैं, तब एक टीम 15 खिलाड़ियों के साथ किसी दूसरे देश में टेस्ट सीरीज खेलने पहुंचती है। और अगर उसके आसपास में वनडे या T20 सीरीज हो रही है, तो उस खिलाड़ी जो खेल रहे हैं वो खेल के वापस स्वदेश लौट जाते हैं और टेस्ट सीरीज के लिए सिर्फ 15 खिलाड़ी रह जाते हैं। लेकिन क्योंकि अभूतपूर्व परिस्थितियां थी, हालात अलग थे और संभावनाएं कुछ और भी हो सकती थी, इसलिए कुछ खिलाड़ियों को नेट गेंदबाज के तौर पर रखा गया था। मसलन टी नटराजन नेट गेंदबाज थे, शार्दुल ठाकुर नेट गेंदबाज थे, मोहम्मद सिराज नेट गेंदबाज थे, और वाशिंगटन सुंदर क्योंकि
सीमित ओवरों की सीरीज का हिस्सा थे, तो उनको एक अतिरिक्त खिलाड़ी के तौर पर और ऑस्ट्रेलिया में रोक लिया गया कि भाई आप टेस्ट टीम के साथ रुके रहें और टीम को प्रैक्टिस करने में मदद करते रहें। अब आप पहले 3 टेस्ट से गुजरने के बाद हम जब चौथे टेस्ट में या दूसरे, तीसरे, चौथे टेस्ट में पहुंचते हैं, तब देखिए खिलाड़ी चोटिल हो रहे हैं और दूसरे खिलाड़ियों का प्रवेश कैसे हो रहा है। मोहम्मद सिराज आते हैं, आते ही छा जाते हैं। टी नटराजन आते हैं, वो भी आते ही बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। शार्दुल ठाकुर आते हैं और किस तरह की उन्होंने हाफ सेंचुरी इस मैच में लगाई। एकदम उनके जो शॉट थे, मेरे ख्याल से कोई परफेक्ट बल्लेबाज भी देखे तो शार्दुल ठाकुर के शॉट देख के शर्मा सकता है। और उनके साथ वाशिंगटन सुंदर आते हैं और वाशिंगटन सुंदर न केवल 3 विकेट लेते हैं, अर्धशतक बनाते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो एक पहलू कोरोना का भी बन जाता है, जिसने इस दौरे में कुछ अतिरिक्त भारतीय खिलाड़ियों को रुकने में मदद की और वो अतिरिक्त खिलाड़ी समय समय पर भारतीय टीम में जगह बनाते रहे, अपनी प्रतिभा को साबित करते रहे और उन्होंने प्रूव किया कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, इंडिया की जीत में, भारत की जीत में एक योगदान दे सकते हैं। तो एक कहीं ना कहीं एक मुझे लगता है छुपा नायक ये भी था कोरोना, जिसने भारतीय खिलाड़ियों को वहां कुछ समय के लिए रोके रखा, जिससे जो इंजर्ड होकर खिलाड़ी वापस लौटे उनकी जगह रिप्लेसमेंट के लिए हमारे पास नए खिलाड़ी मौजूद थे और जो खिलाड़ी आए उनका जो परफॉर्मेंस था, उनका जो प्रदर्शन था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक केशव, यही बात कि एकदम किसी फिल्म की कहानी सी लगती है, इतनी चमत्कृत करने वाली है। आप देखिए इसमें खिलाड़ियों का चोटिल होना शामिल है, खिलाड़ियों पर नस्लीय टिप्पणियां शामिल हैं, 2 खिलाड़ियों का उलझना आपस में है ना, टिम पेन और अश्विन की बातचीत, और उसके बाद अंडरडॉग्स का प्रदर्शन। तो किसी और हालात में अगर ये असल हालात नहीं हुए होते और ऐसी कोई सीरीज नहीं होती असल में, और कोई फिल्म निर्देशक इसको एक फिल्म की कहानी के तौर पे प्रदर्शित कर देता, तो हम उसको शायद उतना कन्विंसिंग नहीं मानते। लेकिन आज ये चीज हमारे सामने घटी है तो ये लगता है कि मतलब बिल्कुल कमाल ही हो गया। और अब जैसे ये बात यहाँ से मतलब ये बात भी हो रही है कि अब इंग्लैंड में भी इंग्लैंड के साथ भी सीरीज होनी है और अगली चुनौती, हालांकि वो घर में है पर अगली चुनौती वो है। और अभी मैं थोड़ी देर पहले जिक्र भी कर रहा था इससे पहले कि केविन पीटरसन ने ट्वीट किया है, और वो ट्वीट उन्होंने देवनागरी में नहीं लिखा है, रोमन में ही हिंदी में लिखा है। ऑफ कोर्स किसी की मदद से ली होगी उन्होंने, थोड़ा बहुत हिंदी के शब्द तो वो जानते हैं, हिंदी जब तक वो आईपीएल और कमेंट्री और दूसरी वजहों से यहाँ रहे हैं, लेकिन ये उन्होंने जरूर किसी की मदद से लिखा होगा और उन्होंने लिखा ये है। और मैं चाहता हूँ कि राजेश जी और इकबाल भाई इस पे भी थोड़ा सा बात की जाए। उन्होंने ये लिखा है कि ये ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाएं इंडिया आप, क्योंकि ये सभी बाधाओं के खिलाफ हासिल हुई है, लेकिन असली टीम इंग्लैंड है जो कुछ हफ्तों के बाद आ रही है, जिसे आपको हराना होगा अपने घर में। सतर्क रहें, 2 सप्ताह में बहुत अधिक जश्न मनाने से सावधान रहें। नहीं, देखिए केविन पीटरसन बहुत ही उम्दा न सिर्फ खिलाड़ी रहे हैं बल्कि इस तरह के ट्वीट करने के लिए भी काफी चर्चा में वो रहते हैं, काफी बेहतरीन विश्लेषक भी हैं। लेकिन हाँ, जिस तरीके की उन्होंने बात कही है वो खुद भी जानते हैं कि इंग्लैंड की टीम का यहाँ पर क्या होने वाला है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जहां तक नायकों की आप लोग बात कर रहे थे और निर्देशक की बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है एक शख्स को इस ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीत के लिए श्रेय हमें जरूर देना चाहिए। अमूमन उनकी आलोचना ही होती रही है, वो है रवि शास्त्री। जिस तरीके से यंग टीम थी, टीम हार चुकी थी पहला टेस्ट मैच, वहां से वापसी करना बहुत मुश्किल था। एक के बाद एक खिलाड़ी जो है बाहर हो रहे थे, सारे बड़े नाम हमसे दूर होते जा रहे थे। वहां से रवि शास्त्री ने जिस तरीके से टीम को संभाला है, और रवि शास्त्री इस काम के लिए मुझे लगता है कि बेस्ट शख्स हैं वहां पर जो इस काम को कर सकते थे। रवि शास्त्री के लिए पेप टॉक देना एक उनके बाएं हाथ का खेल माना जाता है, और कहते हैं कि इस कला में वो बहुत पारंगत हैं। तो ये जो पेप टॉक उन्होंने दिया युवा खिलाड़ियों को, वो काफी काम आया। कहते हैं कि लड़ते 2 लोग हैं, एक तो वो बहुत बलशाली होता है, वो मस्त हाथी की तरह सबको रौंदते हुए आगे बढ़ जाता है, और दूसरा वो जो जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि हम दूसरे वाली कैटेगरी में थे कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और वहां से जो उन्होंने बूस्ट किया है टीम के कॉन्फिडेंस को, और वो कितनी कला रखते हैं बोलने की और दूसरों का हौसला बढ़ाने की, वो हम सब जानते हैं। जिस तरीके से उन्होंने इस काम को किया है, और ये जो यंगस्टर आ रहे हैं, मतलब अनबिलीवेबल। एक खिलाड़ी जो कि टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं था,
वॉशिंगटन सुंदर जाता है, जाकर के इतनी जबरदस्त बॉलिंग करता है, फिर बैटिंग उस तरह की करता है, फिर आप अपने आप में एक शक सा होने लगता है कि जडेजा बेहतर है या ये बेहतर है। तो मतलब इतना ज्यादा फ्रीली होकर के, इतना ज्यादा फ्री होकर के खेले हम। ये जो यंगस्टर्स आए, ये जो युवा खिलाड़ी आए, नए खिलाड़ी आए, इन्होंने जो कारनामा किया, मुझे लगता है कि रवि शास्त्री को क्रेडिट देना बहुत बहुत जरूरी है। और दूसरा ये कि जब हम एडिलेड टेस्ट मैच हारे थे, इसके बाद टीम बहुत बहुत ज्यादा नीचे मनोबल टीम का था। वहां सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कप्तान की, टीम को वापस लाने की, लीड फ्रॉम द फ्रंट जिसको हम कहते हैं। वो काम अजिंक्य रहाणे ने किया। वो शतक सिडनी में जड़ करके उन्होंने टीम को ये विश्वास दिलाया, ये बिलीफ दिलाया कि हम लोग यहाँ भी टेस्ट मैचेस जीत सकते हैं। तो कोच और कप्तान भी उतने ही मुझे लगता है कि हकदार हैं तारीफ के, जितने की ये यंगस्टर्स जिन्होंने कि हमें ये टेस्ट सीरीज जिताई है। रवि शास्त्री की बात हुई तो मुझे वो एक स्टैट याद आ गया। 1985 में खेला गया था वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था और भारतीय टीम उसमें विजयी हुई थी और उसके प्लेयर ऑफ द सीरीज रवि शास्त्री ही थे। तो उस हिसाब से देखें तो कोच के तौर पर एक और उपलब्धि उनकी ऑस्ट्रेलिया में उनके हिस्से आई है। अब बढ़ते हैं, थोड़ा बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और ऑस्ट्रेलिया के पहलू से बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से कहाँ चूक हुई इस बार? तो वार्नर भी थे, उसके पास स्मिथ भी थे, पूरी मतलब फुल स्ट्रेंथ के साथ टीम खेल रही थी। तो क्या एडिलेड के बाद उसने भारतीय टीम को अंडर एस्टिमेट कर लिया? राजेश जी। देखिए, सवाल फिर वो घूम कर आता है कि जब हम बात करते हैं टेस्ट मैच की, तो टेस्ट मैच हमेशा से 100% फिट खिलाड़ियों का खेल माना जाता है। ये T20 नहीं है कि जिसमें थोड़ी सी अधूरी फिटनेस के साथ भी खिलाड़ी खेल सकता है, जिसे केवल 4 ओवर करने होंगे या 4-5 ओवर जाके बैटिंग करनी होगी। 5 दिन का खेल है और 5 दिन के खेल में आपको फुल मैदान पर रनिंग है। आपके अगर आप गेंदबाज हैं तो लंबे ओवर्स डालने हैं, अगर आप बैट्समैन हैं तो आपको लंबी बैटिंग करनी है। ये तमाम चीजें हैं। और पहला टेस्ट जब ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड में जीता, वैसे भी उनका पिंक बॉल के साथ रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने तमाम जो पिंक बॉल के टेस्ट खेले हैं वो सारे जीते हैं। और वो दिन जिस दिन भारतीय टीम 36 रन पर ऑल आउट हुई थी, शायद भारतीयों की खराब बल्लेबाजी से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का उसमें योगदान था। ऐसी फास्ट बॉलिंग और इतनी बेहतरीन फास्ट बॉलिंग बहुत कम देखने को मिलती है और भारतीय बल्लेबाजों के पास निश्चित रूप से उसका कोई जवाब नहीं था। अब इस तरह से जब हम बॉक्सिंग डे टेस्ट की तरफ, मेलबॉर्न की तरफ जाते हैं, तो अब आप थोड़ा सा अंतर देखिए। एक टीम जिसका मनोबल ऊंचा है, एक टीम जो 36 रन पर आउट होकर मनोबल में नीचे जा चुकी है, लेकिन वो कमबैक करना चाहती है। और जब वो चोटिल टीम हो जाती है, जैसे हम आमतौर पर कहते हैं कि घायल शेर बहुत खतरनाक होता है, तो भारतीय टीम की भूमिका उसी घायल शेर की तरह हो गई थी, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 36 रन पर आउट कर दिया था। और अगले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को एक तरह से अंडर एस्टिमेट किया कि हम इसको हरा चुके हैं और उसके बाद अगला मैच जीतने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे अभी भी 2001 वाला वो जो ऐतिहासिक टेस्ट मैच ईडन गार्डन का है वो याद आता है। पहला मुकाबला उस सीरीज का मुंबई में हुआ था और शायद 3 दिन के अंदर भारत वो मैच हार गया था। और दूसरा टेस्ट जब ईडन गार्डन में चल रहा था तो ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा स्कोर बनाया और भारत को फॉलो ऑन खेलने के लिए मजबूर किया। लेकिन वहां जो वीवीएस लक्ष्मण ने और राहुल द्रविड़ ने जो पार्टनरशिप की, उसके बाद हरभजन सिंह ने जिस तरह से हैट्रिक ली, वहां जो वो कमबैक किया, तो ये एक अंतर है कि जब आप जीत जाते हैं तो जीत की लय को एक धरातल पर रख के बनाया जाता है, ना कि आप थोड़ा सा अपने आप को धरातल से ऊपर पाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के तमाम जो दिग्गज खिलाड़ी थे वो ये मान रहे थे कि ये टीम जो इंडियन टीम है और इसमें क्या बचा है। कप्तान जो इनका है, नियमित कप्तान है, जो इनका नंबर 1 बैट्समैन है, वो वापस अपने स्वदेश लौट रहा है। इसके बाद इस टीम की बैटिंग लाइनअप में क्या बचेगा। उनके जो एक प्रीमियर फास्ट बॉलर है वो पहले टेस्ट में इंजर्ड होके वो बाहर हो रहे हैं, इनके पास क्या दिखाई देगा। लेकिन जब जब ये नजरिया हो जाता है ना, तो इसमें होता है कि आप कमबैक कैसे करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया ने भारत के जो कमबैक था उसको नकार दिया। सब वही मान के चल रहे थे जो फॉर्मर क्रिकेटर कह रहे थे, जैसे माइकल वॉन कह रहे थे 4-0 का क्लीन स्वीप हो जाएगा। रिकी पॉन्टिंग कह रहे थे अरे ये तो भारत के ऑस्ट्रेलिया के सामने ये टीम कैसे टिक पाएगी। लेकिन जब टीम ने मादा दिखाया, और मादा कैसे दिखाया कि अजिंक्य रहाणे ने कप्तानी खेली, एक शतकीय पारी खेली, वो जो पारी थी उसने आपको एक मौका दिया कि हाँ आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं।
और जब हम सिडनी टेस्ट में पहुंचते हैं वहां पर भी हालात 5वें दिन देखिए बड़े प्रतिकूल से हो गए थे, लेकिन आखिरी दिन जो जिस तरह का परफॉर्मेंस अश्विन ने किया था, जिस तरह का परफॉर्मेंस ऋषभ पंत ने किया था, जिस तरह की बैटिंग हुई थी वहां पर, और 42 ओवर तक अश्विन और उनके साथ जो दूसरे बैट्समैन हनुमा विहारी थे, अगर आप देखिए हनुमा विहारी का हैमस्ट्रिंग हो गया था, सिंगल लेने की कोशिश में उनका हैमस्ट्रिंग था और उनके चेस्ट पे बॉल लगी थी, जिसके बाद उन्होंने चेस्ट गार्ड पहना था। 42 ओवर इन दोनों बल्लेबाजों ने खेलकर मैच को ड्रॉ कराया था। ये ऑस्ट्रेलिया को समझाने के लिए काफी था कि आप इस टीम को अंडर एस्टिमेट मत करें। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया चौथे टेस्ट में खेलने के लिए ब्रिस्बेन पहुंची, अब ब्रिस्बेन से थोड़ा सा पहले के हालात देख लीजिए कि भारतीय टीम ब्रिस्बेन जाने से मना कर रही थी कि हम वहां जाके नहीं खेलेंगे, हम चौथा टेस्ट सिडनी में ही खेलना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर अड़े थे कि नहीं, ब्रिस्बेन में जाके ही खेलना, जहां उनका बहुत शानदार रिकॉर्ड है, पिछले 32 साल में उन्होंने वहां कोई मैच नहीं हारा है। और भारत ने वहां पर 6 टेस्ट मैच तब खेले थे, उसमें से 5 हारे थे, 1 ड्रॉ खेला था। भारतीय टीम जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन दोनों बोर्डों के बीच कोई सहमति बनी और फिर भारतीय टीम वहां पर ब्रिस्बेन खेलने पहुंची। और जो खबरें वहां से आई उसमें ये था कि जो होटल उनको दिया गया वहां पर कोई हाउसकीपिंग नहीं थी, खिलाड़ियों को तमाम अपने काम खुद करने थे, यानी स्थितियां जो थी वो थोड़ी और बिगड़ रही थी। आप टीम के हिसाब से खेल रहे थे, लेकिन एक जो मेंटल पीस चाहिए, आप जब होटल में पहुंचते हैं जहां पर आपको चीजों को देखना है, वो वाला मामला भी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। लेकिन इन सब हालात में जो भारतीय खिलाड़ियों ने जज्बा दिखाया है, ये जज्बा बहुत मुश्किल है ढूंढ पाना। और मुझे याद नहीं आता कि 1932 में भारतीय टीम ने जब से टेस्ट क्रिकेट खेलना चालू किया, विदेशी जमीन पर ऐसा जज्बा किस टीम ने दिखाया है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं इस सीरीज जीत की तुलना 1971 की इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की टेस्ट सीरीज जीत से कर रहा हूं, जो बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियों में अजीत वाडेकर की कप्तानी में भारत ने हासिल की थी। अब बात उन केविन पीटरसन के बयान की आती है। पीटरसन भूल गए कि माइकल वॉन ने क्या कहा था और माइकल वॉन के बयान के बाद क्या स्थिति हुई है। अगर माइकल वॉन से पीटरसन आज जाके ये पूछेंगे भाई आपने कहा था 4-0 का क्लीन स्वीप हो जाएगा, अब क्या हुआ? अब मेरे को लगता है कि माइकल वॉन को पीटरसन से जाके पूछना चाहिए, जो आप ये दावा कर रहे हैं कि इंग्लैंड की टीम भारत आने वाली है, भारत जाएगी, श्रीलंका में भी इंग्लैंड की टीम खेल रही है, भारत जाएगी और भारत के घरेलू वातावरण में खेलेगी जहां भारत को हराना मुश्किल होता है। खैर हम भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाएंगे जो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। तो पीटरसन को ये मालूम होना चाहिए कि भारतीय टीम अपने मैदानों पर बहुत ही ज्यादा अच्छा खेलती है और इंग्लैंड के लिए भारत में जीतना आसान नहीं होगा। वो अलग बात है कि भारतीय टीम ने जब भी पीछे इंग्लैंड का दौरा किया है तो वहां उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है कि वहां की कंडीशंस में भारतीय बैट्समैन उतना अच्छा नहीं कर पाते। लेकिन जब भारतीय परिस्थितियां आएंगी, भारतीय परिस्थितियों में यहाँ के बल्लेबाज अपना अच्छा परफॉर्म करेंगे। आज ही मोहम्मद शमी से मुलाकात हुई है, मैं आपसे बात करते करते में थोड़ा सा मेरे दिमाग में आया था कि आज एक कार्यक्रम में मैं पहुंचा हुआ था, वहां मोहम्मद शमी भी आए हुए थे। उनसे बात हुई, उनसे पूछा गया क्योंकि वो उनकी इंजरी हुई थी, उनके हाथ में चोट लगी थी, और उनसे पूछा कि भाई आप जो भारत ने आज मैच जीता उसको आप कैसे देखते हैं? कहते ये पूरा परफेक्ट टीम परफॉर्मेंस है, इसमें आप जैसा अभी भी जिक्र कर रहे थे कि तमाम नायक हैं इस टीम में, तो ये पूरी एक टीम की जीत है। उन्होंने ये भी एक बहुत अच्छी बात शमी ने कही है कि हमारे पास जिस तरह की बेंच स्ट्रेंथ इस समय है, जो दुनिया में किसी भी अन्य टीम के पास नहीं है, और इस बेंच स्ट्रेंथ के बूते पर हम दुनिया में कहीं पर भी जाकर टेस्ट सीरीज जीत सकते हैं। तो ये एक आत्मविश्वास दर्शाता है कि जो भारतीय टीम ने जो इस सीरीज में परफॉर्मेंस किया है, उसने बाकी खिलाड़ियों को इतना कहने के लिए मजबूर कर दिया है कि अगर हमारे पास ऐसी बेंच स्ट्रेंथ है तो हम दुनिया में कहीं भी जाके जीत सकते हैं। तो ये एक, इससे ज्यादा मेरे ख्याल से इस परफॉर्मेंस को लेकर और कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, तो जो केपी का बयान है ना, केविन पीटरसन का, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि खेल की दुनिया में जब थोड़ा सा चुहल होती है आगे, मतलब ऑफ कोर्स वो अच्छे शब्दों में हो और वो नस्लवाद की सीमा तक चले जाए, वो तो बहुत ही बुरा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वालों ने जो गलती की थी वो वही थी। सिडनी में जो काम वहां के दर्शकों ने किया, उसने जैसे होता है ना, आप खिलाड़ी को एक तरह से प्रोवोक कर देते हैं कि आपको बोलना नहीं है, आपको परफॉर्म करना है। तो भारतीय खिलाड़ियों ने सिडनी में परफॉर्म किया और ब्रिस्बेन में भी वही काम हुआ। ब्रिस्बेन में भी आप देखिए कि कुछ इस तरह का इंसिडेंट फिर हो गया और उसका प्रोवोकेशन इतना ज्यादा था कि अब नतीजा आपके सामने ही है कि भारत सीरीज जीत चुका है और ऑस्ट्रेलिया के पास अब शब्द नहीं बचे कि वो कैसे हार गए। और प्रोवोकेशन ही था जिसके बाद युवराज सिंह ने 6 छक्के
मार दिए थे एंड्रू फ्लिंटॉफ। बिल्कुल। तो क्रिकेट में ऑफ कोर्स स्किल और स्ट्रेटेजी बहुत बड़ी चीज है, टेम्परामेंट बड़ी चीज है, लेकिन मतलब मैं शुरू से ही इमोशंस के धरातल पे खड़े होके बात कर रहा हूँ इस बातचीत में, तो लेकिन मैं मानता हूँ कि इमोशंस भी बहुत महत्वपूर्ण है और वो बहुत कुछ ट्रिगर करने में और सफलता और असफलता को स्वीकारने, सफलता की ओर बढ़ने और असफलता को पहले ही स्वीकार कर लेने में, जब तक हार नहीं हुआ उससे पहले ही कई टीमें हार मान लेती हैं, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। केपी वाले पे आज बहुत लोग लिख रहे हैं, मतलब मैं कह रहा था कि चुहल को का आनंद लेना चाहिए, तो लोग लिख रहे हैं केपी आज पीके हैं कि ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ए ने हरा दिया और ये कह रहे हैं कि ये भारत से आकर के इंडिया की उस टीम से भिड़ेंगे जिसमें बुमराह भी होंगे, शमी भी होंगे, विराट कोहली भी होंगे। तो खैर अभी सहवाग का कोई कमेंट आना बाकी है, शायद वो अभी नजर में नहीं आया है कि उन्होंने क्या कहा केपी को। हाँ, लेकिन दादा थोड़ा इस पे बात की जाए, थोड़ा मैं चाहता हूँ पुजारा पे हम लोग, मतलब आप लोग समझाएं, अगर उन लोग किसी तरह से ये इस पर बात हो सके कि जैसे चेतेश्वर पुजारा को मैं जब देखता हूं, मैं कैसे देखता हूं कि मैं रनों की गिनती के कॉन्टेक्स्ट में इस खिलाड़ी को नहीं देखता। मैं इस खिलाड़ी की बल्लेबाजी का मुरीद होने के लिए आपको वो धैर्य चाहिए कि आप इसकी पूरी बल्लेबाजी देखें, है ना, कि कैसे वो ऊंची गेंदों को जाने दे रहा है, धैर्य कैसे वो उन मुश्किल गेंदों से बच रहा है, उन लालच भरी गेंदों से बच रहा है जो उसको ड्राइव के लिए आमंत्रित कर रही हैं। तो वो जो होता है ना, आप मतलब आज लोग कह भी रहे हैं कि वो पुराने हमारी बॉलीवुड की फिल्मों में हीरो एक समय ऐसा हो जाता था, वो इतना सैचुरेटेड हो जाता था इमोशंस से कि वो उसकी खाल बहुत मोटी हो जाती थी और उसको जब विलेन मार रहा होता था और वो गिर जाता था और फिर उठ के हंसता था और कहता था मार मुझे और मार। तो वो एक जो पुजारा में जो एक जील है ना, कि जिसको समझने के लिए पुजारा जैसा ही धैर्य और वैसे ही सलाहियत चाहिए। और मतलब वो जैसे याद आती है, वो एक बार राहुल द्रविड़ ने एक लेक्चर दिया था डोनाल्ड ब्रैडमैन की याद में, और उन्होंने ये बात कही थी कि वी आर द वंस हु मेक लाइफ इजियर फॉर द किंग्स ऑफ बैटिंग, द मिडिल ऑर्डर दैट फॉलोज अस। तो हम वो लोग हैं जो बुनियाद खड़ा करते हैं, हम शामियाने में चमकीली सितारे टाकने वाले नहीं, लेकिन उस शामियाने को लगाने में जो खुदाई हुई है, जो मेहनत हुई है, उसकी बुनियाद हमने तैयार की। तो ये जो जीत बनी है, जो जीत का आधार बना, वो पुजारा ने बनाया। थोड़ा सा एक कि आप लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं, राजेश जी आप और इकबाल आप, थोड़ा सा मतलब पुजारा पे थोड़ी सी और बात हो, कैसे कन्विंस किया जाए उस आम क्रिकेट फैन को जो हार्दिक पांड्या का फैन है और वो समझना चाहता है कि कैसे चेतेश्वर पुजारा एक प्रेशियस बैट्समैन। देखिए क्या है, टेस्ट क्रिकेट में ना, मतलब आप 2020 अगर ढूंढेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। टेस्ट क्रिकेट एक अलग तरह की क्रिकेट है, यहाँ पर 5 दिन गुजारने होते हैं। कई बार आपको रन नहीं बनाने होते, आपको समय निकालना होता है। और नंबर 3 जिस नंबर पे बैटिंग करते हैं चेतेश्वर पुजारा, कई बार ऐसा होता है कि गेंद जो है इतनी पुरानी नहीं होती है और आपका ओपनर आउट हो जाता है, तो गेंद को भी पुराना करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है नंबर 3 बल्लेबाज की। इसीलिए कहते हैं कि जो आपका ओपनर और नंबर 3 का बल्लेबाज जो है टेस्ट क्रिकेट में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देखिए ना, हम हारे अगर एडिलेड में, तो क्यों हारे? क्योंकि हमारे ओपनर्स बुरी तरह से फ्लॉप रहे वहां पर। दोनों ही बल्लेबाज मयंक और पृथ्वी शॉ दोनों ही जल्दी आउट हुए। हमारा कमबैक होना कब शुरू हुआ? देखिए, सिडनी में हम जीते, वहां हमने शुभमन गिल को खिलाया था, वो ठीक ठाक उन्होंने स्टार्ट ले लिया था, बेशक वो बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए थे उसको, तो वहां पर उन्होंने, इसके बाद फिर हम जीते यहाँ पर ब्रिस्बेन में। यहाँ भी जो है हमारे ओपनर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सेम चीज जो है नंबर 3 बल्लेबाज के लिए भी आती है कि नंबर 3 का बल्लेबाज आपको T20 का आनंद नहीं देगा, वो थकाएगा, ओपोजिशन के बॉलर्स को थकाएगा, गेंद पुरानी करेगा। आप जब नंबर 3 की बात करते हैं तो इंडिया के लिए 13,000 से ज्यादा रन बना चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में राहुल द्रविड़। अगर उनका स्ट्राइक रेट टेस्ट क्रिकेट में उठा के देखेंगे तो उनका स्ट्राइक रेट आपको लगभग 42-43 के आसपास मिलेगा। पुजारा का तो 45 है, तो फिर ये गिला क्यों, ये शिकवा क्यों? क्योंकि राहुल द्रविड़ से बड़ा नंबर 3 बल्लेबाज तो हमने नहीं देखा
तो फिर ये चीज क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने T20 क्रिकेट को इतना घुसा लिया है अपने अंदर, हम टेस्ट क्रिकेट में भी T20 क्रिकेट ढूंढने लग जाते हैं और फिर हम किसी एक प्लेयर को टारगेट करने लग जाते हैं। अगर ये चेतेश्वर पुजारा ना होते तो ये शायद टेस्ट सीरीज जो हम जीत पाए हैं, ये टेस्ट सीरीज हम नहीं जीत पाते, क्योंकि कितनी गेंदें इन्होंने खेली, वक्त उन्होंने जाया किया, उन्होंने अपने शरीर पर गेंदें झेली। ब्रिस्बेन का ही एग्जाम्पल लीजिए। तो ये जो चीज है वो जिम्मेदारी है नंबर 3 बल्लेबाज की, और उसको बखूबी निभा रहे हैं चेतेश्वर पुजारा। उनकी स्ट्राइक रेट मत देखिए, जब जरूरत पड़ती है वो खेलते हैं तेज, ऐसी बात नहीं है कि वो सिर्फ धीमी बल्लेबाजी करना जानते हैं, उनको तेज खेलना आता ही नहीं है। उन्होंने तेज भी बल्लेबाजी की हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि उनको किसी भी एंगल से आलोचना उनकी होनी चाहिए। अगर जो आलोचना कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि शायद उनको क्रिकेट, उनका जो क्रिकेट को देखने का नजरिया है वो थोड़ा और है। इसको थोड़ा आंकड़ों में देखिए जरा। देखिए, खेल जो है आंकड़ों का खेल होता है, आंकड़ों के बाहर कुछ भी नहीं है। आप चाहे जो मर्जी, हम कोई भी जो मर्जी चर्चा करता रहे, लेकिन खेल स्टैट्स का है और स्टैट्स ही बताते हैं कि कौन प्लेयर कितना बेहतर है। मैं थोड़ा पुजारा के आंकड़ों पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उन्होंने अब तक 2010 से 2021 यानी 11 साल का उनका टेस्ट कैरियर है, 81 टेस्ट खेले हैं, 6111 रन उन्होंने बनाए हैं, नाबाद 206 रन उनका हाईएस्ट स्कोर है। एवरेज की बात करें तो 47.74 उनका एवरेज है, और स्ट्राइक रेट अभी आपने बताया ही था 45.02 का उनका स्ट्राइक रेट है, और 1800 है और प्लस उनके 2850 हैं। इसमें 720 चौके हैं और 14 छक्के हैं। लेकिन इस आंकड़े में जो सबसे अहम बात है, अब उस अहम बात पर सब अगर कोई गौर करता है तो उसको अंदाजा हो जाएगा कि ये टीम इंडिया के लिए पुजारा कितने प्रीशियस हैं। इन 81 टेस्टों में पुजारा ने 47 टेस्ट जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। उसमें उन्होंने 47 टेस्ट में 3921 रन बनाए। जीतने वाले 47 टेस्टों में 3921 रन, 206 उनका उसमें हाईएस्ट स्कोर है। अब इसमें एवरेज देखिए, एवरेज है 56.01 का, जो बहुत ही इंप्रेसिव एवरेज होता है टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से। और इसमें उनका स्ट्राइक रेट बनता है 47.87 का, जिसमें उन्होंने 1200 और 2150 बनाए हैं। अब लॉस्ट मैचेस देख लीजिए, जो जिन हारे हुए मैचों में जब वो टीम का हिस्सा रहे हैं, तो उस दौरान उनके 19 मैच हैं जिसमें वो जो हारे गए हैं, जिसमें वो हिस्सा रहे हैं। 19 मैचों में उनका जो प्रदर्शन है वो 953 रन का है। तो यानी जब वो थोड़ा सा खराब खेले हैं तो टीम हार गई है। और इन 953 रन में उन्होंने केवल 200 बनाए हैं और 350 हैं, और उनका एवरेज 25.75 चला जाता है। अगर ड्रॉ मैचों की बात करें तो 15 ड्रॉ मैच हैं, और 15 ड्रॉ मैच में 1237 रन है। यहां पर उनका एवरेज देखिए और आगे चला जाता है, 58.90 का एवरेज चला जाता है, और इसमें उनका स्ट्राइक रेट 43.75 का है, और इसमें 400 है और 450 है। तो ये आंकड़े ये शो करते हैं कि ये बल्लेबाज कितना कंसिस्टेंट है। कोई भी बल्लेबाज इंटरनेशनल क्रिकेट में तभी सफल है जब वो लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और लगातार अच्छा परफॉर्म करने के लिए इन आंकड़ों की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। ये आंकड़े ही आलोचनाओं करने वाले को बता सकते हैं कि हाँ देखिए, ये जो बल्लेबाज है ये कैसा खेल रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप पिछली सीरीज देखें, करीब 650 के करीब 2018-19 की सीरीज में पुजारा ने रन बनाए थे, और उसमें उनके 300 थे। सिडनी टेस्ट में उनके 193 का स्कोर उन्होंने किया था। इस सीरीज में बहुत उतनी हैवी स्कोरिंग तो नहीं कर पाए, लेकिन क्योंकि विराट लौट चुके थे तो उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी समझा कि वो एक एंड संभाल कर खेलें। और एक एंड संभाल कर खेलना इसलिए भी जरूरी है कि आपके पास जो बैटिंग लाइनअप है वो उतनी ज्यादा अनुभवी नहीं है। रोहित शर्मा 2 मैच बाहर रहने के बाद 2 मैच खेलने आए। शुभमन गिल नए बल्लेबाज, मयंक अग्रवाल नए बल्लेबाज, पृथ्वी शॉ नए बल्लेबाज, वाशिंगटन सुंदर नए बल्लेबाज, ऋषभ पंत बहुत ज्यादा क्रिकेट उनका अभी टेस्ट क्रिकेट हुआ नहीं है, हनुमा विहारी ये भी नए बल्लेबाज। तो आपके पास अगर इसमें अनुभव के लिहाज से एक कप्तान जो अजिंक्य रहाणे वही दिखाई देते हैं। लोकेश राहुल को मौका नहीं मिला, तीसरे टेस्ट के में उनकी अभ्यास में उनकी इंजरी हुई, उसके बाद वो वापस लौट गए। तो आप बैटिंग लाइनअप तो देखिए कि वहां बैटिंग लाइनअप में कौन खिलाड़ी खड़े हैं। अगर पुजारा भी वैसे ही जाके अंधाधुंध शॉट मारने लगे तो इसका मतलब तो ये है कि जो अगला आईपीएल होना है, बीसीसीआई को एक किसी टीम को तैयार करना पड़ेगा कि भाई एक काम करो, इस खिलाड़ी को खरीदो, आईपीएल में खिलाओ इसको कि थोड़ा सा ये 2020 खेल के तेजी से रन बनाना सीख जाए। लेकिन नहीं, बीसीसीआई कभी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि पुजारा का जो कैलिबर है
पूरी टीम उनके कैलिबर को जानती है कि वो एक छोर संभाल कर खेलते हैं, वो एक एंड पकड़ कर खेलते हैं, वो टीम को संभालना जानते हैं। और पुजारा भी इस बात को भली भांति जानते हैं कि उन्हें 2020 क्रिकेट कभी रास नहीं आएगा। वो बड़े मैच के, बड़े टेस्ट मैच के बड़े खिलाड़ी हैं। अभी तक अपने कैरियर में उन्होंने कोई इंटरनेशनल T20 नहीं खेला है और हैरानी की बात है 81 टेस्ट खेल चुके हैं, लेकिन वनडे अगर आप काउंट करें तो केवल 5 वनडे उनके खाते में। तो इससे अंदाजा लगा लीजिए कि वो जो हम कहते हैं ना शास्त्रीय संगीत या शास्त्रीय प्रारूप, जो लंबे फॉर्मेट को कहा जाता है, वो शास्त्रीय प्रारूप के खिलाड़ी है और हमें इस खिलाड़ी को उसी नजरिए से स्वीकार करना चाहिए। इस खिलाड़ी का हमें उसी नजरिए के साथ सम्मान करना चाहिए। अगर अब ये जो आलोचनाएं होने लगेंगी ना, तो इसका कोई फायदा नहीं है। टीम को ऐसे खिलाड़ी की जरूरत है। अगर मान लिया जाए कि सारे खिलाड़ी अगर टेस्ट मैच में आगे T20 फॉर्मेट में खेलने लगेंगे, फिर वो टेस्ट मैच नहीं रह जाएगा। अगर आप ब्रिस्बेन टेस्ट को देखें, आखिरी दिन के आखिरी घंटे के आखिरी चंद ओवरों तक मैच गया था और रोमांच की ऐसी चरम सीमा थी कि अगर भारत का एक आध विकेट और गिर गया होता या सुबह के सेशन में ही पुजारा आउट हो जाते, तो आप परिणाम का अंदाजा लगा सकते हैं कि परिणाम आखिरी में क्या होता। इस खिलाड़ी ने उस परिणाम को बनाने के लिए 2 सेशन इतनी तगड़ी मेहनत की, वो एक आधार तैयार किया कि जो ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर थे वो फ्रस्ट्रेट हो गए। इस सीरीज के शुरू होने से 2-3 महीने पहले के जितने भी ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स के आप बयान है, उठाकर देख लीजिए, हर बयान में हर फास्ट बॉलर यही कहता है कि वो प्लानिंग कर रहा है कि पुजारा के डिफेंस में कैसे स्ट्रेन लगाई जाए, पुजारा को कैसे आउट किया जाए। यानी कितना हाई रिगार्ड किसी बैट्समैन का सचिन तेंदुलकर के बाद ऑस्ट्रेलिया में है तो पुजारा है, विराट नहीं है उसमें। पुजारा के लिए सारी रणनीति बनाई जा रही थी कि उनको आउट किया जाए, उनको लंबी पारी खेलने से रोका जाए, उनको विकेट पे टिकने से रोका जाए। तो ये एक खिलाड़ी जो रिस्पेक्ट है वो विपक्षी टीम से कब लेता है, वो उसकी क्षमता के हिसाब से है और पुजारा ने इस रिस्पेक्ट को ऑस्ट्रेलियाई बॉलर से हासिल किया है। 2 महीने तक ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स ने इस पर काम किया कि पुजारा के डिफेंस में स्ट्रेन लगाई जाए, लेकिन सफल नहीं हुए। अगर आज आखिरी पारी को भी देख लें, इस दौरे की जो उनकी आखिरी पारी थी, 211 बॉल उन्होंने खेली हैं। 211 बॉल खेलकर उन्होंने कितना फ्रस्ट्रेट ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को किया होगा, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। सही एक बात है, पुजारा पे काफी चर्चा हो रही है। 2018-19 के सीरीज की आपने बात की, उसमें भी उन्होंने काफी देर क्रीज पर बिताया था, करीब 1800 मिनट उन्होंने क्रीज पर बिताया था और 1250 गेंद खेले थे। वो है ना कि समोसे कचौरी कोई भी बना लेता है, लेकिन जब हमारे यहाँ जब खीर बनानी होती है ना, तो जौनपुर से गंगाराम जी ही आएंगे, क्योंकि खीर जो है ना वो बरतने की चीज है, उसमें धैर्य लगता है, समय लगता है, उसे बरता जाता है, अनुपात कितना पकाना है, केसर कब डालना है। तो मैं गंगाराम जी की तरह, मतलब मैं तो क्रिकेट को बहुत उस नजरिए से देखता नहीं हूँ, क्रिकेट प्रेमी की तरह देखता हूँ, विश्लेषक की तरह नहीं। तो मैं तो वैसे रेफरेंसेस खोजता रहता हूँ ताकि समझना और समझाना आसान हो। तो मैं ऐसे समझता हूँ कि फास्ट फूड कोई भी बना सकता है, कोई भी खा सकता है, लेकिन जब आपको खीर बनानी है तो आपको पुजारा की जरूरत पड़ती है। ठीक बात है। पुजारा से आगे बढ़ते हैं अजिंक्य रहाणे की ओर। उनकी कप्तानी पे बात करेंगे। टीम सिलेक्शन से लेकर के बॉलिंग चेंज हो या फील्ड प्लेसमेंट हो या DRS लेना भी हो, इसके बाद जीत के बाद जो उनका जेस्चर दिखता है, नाथन लियोन को 100वें टेस्ट पे जो उन्होंने साइंड टी शर्ट दिया टीम का, और या अफगानिस्तान का भी अगर याद हो, अफगानिस्तान के साथ पहला टेस्ट मैच था अफगानिस्तान का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, तो जीत के बाद ट्रॉफी शेयर करने के लिए बुलाया था। और एक खिलाड़ी के तौर पर भी मेलबर्न टेस्ट में जब मनोबल जमींदोज हो चुकी थी एडिलेड में, उसके बाद मेलबर्न टेस्ट होता है, उसमें फ्रंट से लीड करते हुए आते हैं अजिंक्य रहाणे और शतक लगाते हैं और टीम इंडिया जीतती है और पूरा उसके बाद तो हिस्ट्री ही चेंज हो गया। तो क्या विराट कोहली की कप्तानी पर एक बार फिर से गौर किया जाए? क्या विराट कोहली को रहाणे से रिप्लेस किया जा सकता है? ऐसी चर्चा शुरू हो चुकी है, क्या कहेंगे इकबाल? नहीं, देखिए, कप्तानी तो बहुत लाजवाब की है अजिंक्य रहाणे ने, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जिस तरीके से, जैसा हम लोग जिक्र कर चुके हैं कि जो शतकीय पारी उन्होंने खेली और भारत को जीत दिलाई, जब हम 36 पे ऑल आउट हो गए थे, उसके बाद वहां से एक बार फिर से बिलीफ आया टीम के अंदर, तो ऑब्वियसली वो तो बहुत जबरदस्त रहा उनका एक एक डिसीजन। हर कमेंटेटर, हर जो क्रिकेट का पंडित है, उनकी हर एक एक्शन की तारीफ कर रहा था, चाहे वो फील्ड चेंज हो, चाहे वो बॉलिंग चेंजेस हो। जब जब भारत को दरकार होती थी विकेट की, सटीक गेंदबाज को लेकर के आते थे।
कई बार उन्होंने जडेजा को ला करके विकेटें हासिल की, अश्विन को। तो ऐसा बहुत सारा उन्होंने डिसीजन लिया इस टेस्ट सीरीज के दौरान, जिसके बाद ये सवाल जरूर उठ रहे हैं कि क्या अब कोहली की जगह पर नेतृत्व की जिम्मेदारी जो है दे दी जाए अजिंक्य रहाणे को। लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा नहीं होगा और नहीं होना चाहिए, क्योंकि विराट कोहली अच्छा लीड कर रहे हैं टीम को, बहुत बेहतरीन कप्तानी उन्होंने की है। और एक टेस्ट सीरीज अगर आपका उपकप्तान जिता देता है, जो ओरिजिनली उपकप्तान बन के जाता है और वो कैप्टन बनता है और टेस्ट सीरीज जिता देता है, तो ऐसी चीजें आती हैं, जरूर चर्चा होने लग जाती है। लेकिन कोहली को हटाने के लिए आपके पास बहुत मजबूत तथ्य क्या है? क्या बहुत ज्यादा मजबूत आप कारण क्या बताएंगे कि कोहली को इस वजह से हटा देंगे? क्या एक ने टेस्ट सीरीज जीत ली, ये अलग कहानी है, ये उनकी उपलब्धि है, रहाणे की उपलब्धि है कि उन्होंने टेस्ट सीरीज जीती, लेकिन कोहली की कहां गलती है जिसकी वजह से आप कहेंगे कि इस टेस्ट सीरीज जीत के बाद फौरन अब आप या अगले कुछ समय बाद जो है आप कैप्टनसी छोड़ दीजिए? तो मुझे नहीं लगता कि कोहली को अभी कैप्टनसी से हटाने की जरूरत है, एज फार एज टेस्ट क्रिकेट इज कंसर्न स्पेशली। राजेश जी, क्या है आपकी राय? कोहली को भी कंटिन्यू करना चाहिए या मतलब एक नहीं, ऑप्शन नहीं, देखना नहीं, चाहिए? ना मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अभी कोई हड़बड़ी नहीं करने की जरूरत है कि आप सीरीज जीती, बहुत अच्छी बात है, बड़ी सीरीज जीती, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी ये तुरंत कह देना कि विराट कोहली की जगह पर अजिंक्य रहाणे को कप्तान बना दिया जाए और उसके बाद विराट कोहली, फिर आप विराट कोहली को कहाँ रखेंगे? सवाल तो ये है कि अगर सपोज मान लीजिए, अभी तो ये भी थोड़ा कुछ दिन पहले की बात है, जब पांचवी बार मुंबई इंडियंस ने आईपीएल जीता था रोहित शर्मा की कप्तानी में, और बेंगलुरु की टीम एक बार फिर विफल रही थी, तो उस समय भी ये बात उठी थी और कई हमारे पूर्व खिलाड़ियों ने इस बात को उठाया था कि T20 की कप्तानी और वनडे की कप्तानी जो है विराट से लेकर रोहित शर्मा को दे दी जाएगी। तो यानी अभी एक मुद्दा वो है कि T20 और यानी शॉर्टर फॉर्मेट सफेद बॉल की कप्तानी विराट से लेकर आप रोहित को दे दें। अब ये है कि लाल बॉल की कप्तानी जो है वो विराट से लेकर आप रहाणे को दे दें। अब मुद्दा ये होगा कि फिर विराट वहां पर टीम में एज ए बैट्समैन ही खेलेंगे। मुझे लगता है कि अभी इन सब बातों के बारे में सोचना और कहना बहुत जल्दबाजी। टीम के पास जो खिलाड़ी हैं, टीम जिस तरह से है और टीम को तैयार करने की जरूरत है। इस साल जो हमारा पूरा फोकस होना चाहिए वो इस बात पर होना चाहिए कि अभी जो हम इंग्लैंड के साथ जो होम सीरीज खेलेंगे उसमें हमारे खिलाड़ी किस तरह का प्रदर्शन करें। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अक्टूबर-नवंबर में जब हम T20 वर्ल्ड कप का आयोजन करेंगे तो उस समय इस तरह की चर्चाएं बिल्कुल ना होनी चाहिए कि रोहित कप्तान बने, विराट कप्तान नहीं बने और इसको हटाकर उसको बना दिया जाए। कप्तान एक है। और कपिल देव जो हमारे ग्रेटेस्ट क्रिकेटर हैं, उन्होंने हमेशा ये कहा है कि भारत में जो दो कप्तानी का वाला मुद्दा है वो कभी चल नहीं सकता है। यहाँ पर हमेशा तीनों फॉर्मेट में एक कप्तान रखा गया है, चाहे वो पीछे महेंद्र सिंह धोनी रहे हों, उसके बाद विराट कोहली हैं। तो आपको ये जो एक संतुलन है उसको बना के रखना है। अगर इसमें छेड़छाड़ करने लगे कि अभी रहाणे की कप्तानी में एक सीरीज जीती, रहाणे ने ठीक है बहुत अच्छा नेतृत्व किया है, अपनी कप्तानी के पहले 2 टेस्ट उन्होंने जीते थे, उसके बाद अगले 3 टेस्ट जो इन्होंने सीरीज में खेले कप्तानी में उसमें 2 टेस्ट जीते हैं, 5 में से वो 4 मैच अपनी कप्तानी में जीत चुके हैं। लेकिन मैं अभी भी इस बात के लिए तैयार रहूंगा कि विराट जब वापस लौटेंगे होम सीरीज के लिए इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो तीनों फॉर्मेट में भारत की कप्तानी संभालेंगे और विराट को जो अक्टूबर-नवंबर में वर्ल्ड कप होना है T20 का, उसमें भी भारत की कप्तानी करनी चाहिए। वो दुनिया के सबसे बेहतरीन और सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि विराट को अपने तमाम खिलाड़ियों का एक सम्मान जो होता है वो प्राप्त है। और एक सम्मान किसी खिलाड़ी को तब मिलता है जब उसकी नेतृत्व क्षमता का लोहा लोग मानते हैं, जब उसकी बल्लेबाजी का लोहा लोग मानते हैं। कितने मैच विराट ने अपनी कप्तानी में अपनी बल्लेबाजी से जिताए? भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान, धोनी से आगे जा चुके हैं, गांगुली से आगे जा चुके हैं। तो ये चर्चाएं निकलती है ना, ये बड़ी शॉर्ट लिव चर्चाएं होती हैं। एक सीरीज के परफॉर्मेंस के बाद इस तरह की चर्चाएं अपने आप पैदा होने लगती हैं। आईपीएल जैसे ही खत्म हुआ था उसके तुरंत अगले दिन से ये चालू हो गया था कि भाई रोहित को T20 का कप्तान बनाओ, विराट को हटा दो। भाई क्यों हड़बड़ी है? कुछ समय पहले की बात है जब धोनी कुछ अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे थे, उनकी कप्तानी में कुछ सफलताएं हासिल नहीं हो रही थी, उस समय भी ये चर्चा थी कि धोनी को हटा दो, विराट को कप्तान बना दो। बहुत तेजी से ये चर्चाएं चली थी। मुझे भी कई प्रोग्राम में इस सवालों का जवाब देना भारी पड़ता था कि भाई आखिर आप क्यों हटाना चाहते हैं उनको? धोनी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में
विराट उप कप्तान के तौर पर तैयार हो रहे हैं। एक समय आएगा धोनी अपने आप कप्तानी छोड़ेंगे और जब उन्हें लगेगा कि अब मैं कप्तानी नहीं करूंगा और विराट कप्तानी संभालने के लिए तैयार हो चुके हैं, वो अपनी कप्तानी छोड़ेंगे। अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया में जो टेस्ट सीरीज थी उसमें धोनी ने कप्तानी छोड़ी, विराट कप्तान बने। उसके बाद उन्होंने वनडे और T20 की कप्तानी छोड़ी, विराट कप्तान बने। सेम पोजीशन यहाँ पर भी है। आप समय दीजिए, रहाणे तैयार हो रहे हैं और उन्होंने एक अच्छा आपको एक विश्वास दिलाया है कि टीम के पास एक विराट के बाद एक और कप्तान तैयार खड़ा हुआ है। जिस दिन विराट को ये लगेगा कि हाँ आप कप्तानी किसी दूसरे खिलाड़ी को सौंपने का समय आ जाएगा, तो वो निश्चित रूप से कप्तानी सौंपने के लिए तैयार रहेंगे। उन्हें जब ये भी लगेगा कि शॉर्टर फॉर्मेट में भी कप्तानी किसी और खिलाड़ी को देनी है, तो वो उसको भी सौंप देंगे। लेकिन जब ये चर्चाएं चलती हैं, लेकिन इसमें आप बीसीसीआई का रोल देखिए। बीसीसीआई कभी भी ऐसी चर्चाओं पर कोई रिएक्शन नहीं देता। बीसीसीआई के तमाम पदाधिकारी इस मामले में, इवन जो उनके अध्यक्ष इस समय सौरव गांगुली, ऐसी चर्चाओं पर कभी कोई रिएक्शन नहीं देते हैं कि किसको कप्तान बनना चाहिए, किसको नहीं कप्तान बनना चाहिए। उनका साफ कहना होता है एक सीनियर सिलेक्शन कमेटी है जिसमें 5 रेपुटेड सेलेक्टर्स मौजूद हैं। वो फैसला करेंगे कि परफॉर्मेंस लेवल क्या है और किस तरह से टीम को परफॉर्म करना चाहिए और कैसे वो आगे जाएगी। वो जो सौरव गांगुली वाला मैं छोटा सा 1 मिनट, 36 रन पर आउट हुए। लेकिन उससे पहले जो 2 सीरीज हुई थी, वनडे सीरीज में भारत 2-1 से हार गया था। पहले 2 मैच हार गए, तीसरा मैच भारत ने जीत लिया वनडे। उसके बाद अगले 2 T20 जीते और उसके बाद उन्होंने तीसरा T20 गंवाया। तो यानी वहां पर वो मामला बैलेंस था कि 2-1 से वनडे सीरीज हारे थे और 2-1 से T20 सीरीज जीते। हो सकता है राजेश जी, इसके पीछे तर्क भी ये दिया जा रहा है कि 1971 में मेरे ख्याल से जब भारतीय टीम इंग्लैंड के दौरे पे 42 रन पे सिमट गई थी, तब कप्तान हुआ करते थे अजीत वाडेकर, उनकी कप्तानी चली गई थी। तो लोगों का यही कहना है कि 36 पे सिमट गई पारी भारत की, तो कोहली की भी कप्तानी जानी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी तो होती है। ये मैं आपको एक गुंडप्पा विश्वनाथ का उदाहरण देता हूँ। सिल्वर जुबली टेस्ट था इंग्लैंड के खिलाफ, आपको याद होगा, शायद 78-79 के आसपास की बात है। सिल्वर जुबली टेस्ट था, गुंडप्पा विश्वनाथ को कप्तानी दी गई थी और उस कप्तानी में उन्होंने इंग्लैंड के किसी खिलाड़ी जो आउट दे दिया गया था, जो लगा था कि वो नॉट आउट है, उनको वापस बुलाया गया और फिर उसके बाद वो वापस प्लेयर खेलने वापस आया और इंग्लैंड ने वो टेस्ट मैच जीत लिया। गुंडप्पा विश्वनाथ को उसके बाद दोबारा कभी कप्तानी नहीं दी गई। 1989 का पाकिस्तान टूर है, कृष्णमाचारी श्रीकांत जो बाद में चेयरमैन सेलेक्टर बने थे, वो भारतीय टीम के कप्तान थे। उनकी कप्तानी में भारत ने पाकिस्तान में जाकर सीरीज ड्रॉ कराई थी। किसी मैच में कोई परिणाम नहीं निकला था, सीरीज ड्रॉ कराई थी। और पाकिस्तान में जाकर सीरीज ड्रॉ कराना एक अचीवमेंट माना जाता था उस समय, कि जिस तरह से पाकिस्तान के फास्ट बॉलर और उनके खिलाड़ी थे, वहां सीरीज ड्रॉ कराना आसान नहीं होता था। सीरीज ड्रॉ कराई थी, लेकिन श्रीकांत को उसके बाद कभी दोबारा कप्तानी नहीं दी गई। तो यहाँ पर विराट की कप्तानी में ऐसा कौन सा खोट अचानक आ गया कि सबको लगने लगा कि विराट को हटाकर अजिंक्य रहाणे को कप्तान बना दिया जाए। भाई वो अपनी कप्तानी ठीक जगह पे कर रहे हैं, कुछ पर्सनल रीजन थे जिसकी वजह से उन्हें लौटना पड़ गया। एक खराब टेस्ट, एक खराब दिन किसी भी खिलाड़ी, किसी भी व्यक्ति, किसी के भी जीवन में आ सकता है। अभिनव बिंद्रा को देख लीजिए, आपने अभिनव बिंद्रा को देखा है, 2016 के रियो ओलंपिक उनके आखिरी रियो ओलंपिक थे, अपना आखिरी फाइनल खेल रहे थे और चौथे नंबर पर रहे थे। और चौथे नंबर पर रहने के बाद जब उनसे पूछा गया कि भाई, जबकि बिंद्रा के बारे में सब जानते हैं कि भारत के लिए उन्होंने एकमात्र व्यक्तिगत गोल्ड मेडल ओलंपिक का जीता है, जब बिंद्रा से ये पूछा गया कि भाई आप चौथे नंबर पर कैसे आ गए, तो उनका बड़ा एक सिंपल सा जवाब था, किसी खिलाड़ी को चौथे नंबर पर आना तो शायद मैं आ गया। खैर बहुत लोग इससे संतुष्ट नहीं हुए हों, लेकिन एक चैंपियन खिलाड़ी के समय जीवन में एक खराब दिन वो आया जब वो मेडल जीत सकते थे लेकिन मेडल नहीं जीत पाए। सेम उसी ओलंपिक में जीतू आ रही थी निशानेबाज। उससे पहले तक उन्होंने दुनिया की तमाम वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप, जितने टूर्नामेंट थे सब में मेडल जीते थे, लेकिन जब रियो में मेडल जीतने की बारी आई तो वो अपने फाइनल में 7वें नंबर पर रह गए। तो ये एक ऐसा मामला है कि जिसमें कोई एक खिलाड़ी के लिए खराब दिन हो जाता है। और अगर आप उस एक दिन को निकाल दें जिस दिन वो 36 रन पर भारतीय टीम आउट हुई, कोई मुझे ये बता दे कि भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा कैसा रहा था। आप किसी से भी पूछ लिए, हर आदमी, हर क्रिकेटर सब यही कहेंगे ऑस्ट्रेलिया का, भारत का जो ऑस्ट्रेलिया दौरा बहुत शानदार रहा था। लेकिन वो एक खराब दिन था भारतीय टीम के लिए जब वो 36 रन पर आउट हो गई। उसको अगर आप छोड़ दीजिए तो दाग रहित ये टूर्नामेंट रहा है सभी खिलाड़ियों के लिए, सभी विराट के लिए भी, रहाणे के लिए भी। और उस मैच में अगर हमने
गलतियां की थी, उसके बाद सबक भी लिया, सबक लेने के बाद परफॉर्म भी किया। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चर्चाओं की इस समय कोई जरूरत है कि हमें एक नया टेस्ट कैप्टन चुनना चाहिए, एक हमें नया शॉर्टर फॉर्मेट का कैप्टन चुनना चाहिए। बिल्कुल नहीं, नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और युग जी राजेश कुछ सर, कह रहे थे। एक चीज मैं ये कहना चाह रहा था, राजेश सर की बात को ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ कि ठीक है, 36 ऑल आउट हम हो गए, और केशव जैसा कह रहे हैं कि लोग ये दलील दे रहे हैं कि आप ही की कप्तानी में 36 पे ऑल आउट हो गए थे। इस वजह से अब तो भाई आपको नैतिक आधार पर जो है इस्तीफा दे देना चाहिए, कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि रहाणे ने टेस्ट सीरीज जीत ली है। आप ये भी तो देखिए कि 36 पे हम आउट हुए कैसे थे। उनकी गेंदबाजी को भी तो, मतलब ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी को क्या हम कोई श्रेय देना नहीं चाहेंगे? कमिंस और हेजलवुड की गेंदबाजी अगर आप उठा के देखेंगे उस टेस्ट मैच में, सेकेंड इनिंग्स जब इंडिया खेल रहा था, तो गेंदबाजी भी उनकी जबरदस्त रही थी। ऐसा नहीं कि हमने बस आ गए और बस खेले शॉट आड़ा तिरछा और हम आउट होकर के आ गए। तो क्रेडिट उनको भी देना पड़ेगा कि हम उनकी अच्छी गेंदबाजी के सामने आउट हुए थे। सही बात है। और इसमें ना मैं उस समय बस एक बात कह रहा था, सौरव गांगुली का जिक्र आया, बीसीसीआई के प्रमुख हैं इन दिनों। उन्होंने ना ट्वीट किया आज, उन्होंने कहा कि 5 करोड़ का एक अतिरिक्त जो है बोनस हम टीम को देते हैं टीम के शानदार प्रदर्शन पे। तो किसी ने ट्वीट में उनको रिप्लाई लिखा है कि ये दिस टीम इज बेटर देन योर्स, आपकी टीम से अच्छी है ये टीम। और मैं ऐसे मामलों में ना केशव, मुझे एक कोट बड़ा प्रभावित करता है जब भी ऐसे दो लोगों की तुलना होती है और इसको उसकी जगह ले लेनी चाहिए, या एक पुरातन वृक्ष है और एक नवोदित प्रतिभा है ना, जब वो बात होती है कि अब इनका दौर आ गया है और उनका दौर चला गया है। ये बात एक पत्रकार ने दूसरे पत्रकार के बारे में कही थी। राहुल बारपुते एक वरिष्ठ पत्रकार हुए, उन पर राजेंद्र माथुर साहब ने एक बात कही थी, और वो एक किताब में, विजय मनोहर तिवारी की किताब है, वो मैंने पढ़ी और उसकी ये बात मेरे साथ हमेशा रहती है। उसमें वो लिखते हैं कि राहुल जी का आलस्य नीले आकाश का आलस्य था, जो किसी भी गरुड़ या विमान को अपने विस्तार में पंख फैलाए देख उत्फुल्ल होता है, वह एक ईर्ष्या विहीन आलस्य था। तो आप बस आलस्य की जगह आप यूं समझिए कि विराट कोहली आकाश है और भारतीय क्रिकेट के, और उस आकाश में अगर कोई गरुड़ उड़ रहा है ऊंची उड़ान, या कोई विमान बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत ऊंची उड़ान उड़ रहा है, तो उसको देखकर विराट कोहली को उतना ही अच्छा लगेगा जितना आकाश प्रसन्न हो सकता है कि ये मेरे विस्तार में, मेरी छांव में एक और व्यक्ति तैयार हो रहा है। और दूसरे व्यक्ति को भी उसे इसी तरह से देखना चाहिए। ये एक ऐसा आकाश हो जिसमें अनगिनत प्रतिभाएं उड़ सकें और बिना एक दूसरे से ईर्ष्या रखे, बिना इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट रखे। और जो फैसला है कि कौन कप्तान होना चाहिए और कौन नहीं होना चाहिए, ये उसके लिए टीम मैनेजमेंट है, बीसीसीआई है, सक्षम लोग हैं, पद है, एक प्रोसेस है जिसको बनाया गया है, वो लोग फैसला कर लेंगे। लेकिन अच्छा लगता है कि जब एक साथ 3-4 प्रतिभाएं हैं और आप कह नहीं सकते हैं कि नहीं कप्तानी के तो ये भी योग्य हैं और कप्तानी के ये भी योग्य हैं, ये देखना सुखद है। ये कि एक किस्म की अगर हेल्दी चर्चा भी होती है कि क्या अलग अलग वर्जन में कप्तानी बदल कर देखनी चाहिए एक प्रयोग के तौर पर, उसमें कोई बुराई भी नहीं मैं समझता हूँ। लेकिन वो उस सोर एंड पे नहीं जानी चाहिए, वो उस खटास के दौर पे नहीं जानी चाहिए जब किसी एक का प्रदर्शन दूसरे के लिए एक मौका, दूसरे को नीचा दिखाने का, समर्थकों और फैंस की बात मैं कर रहा हूँ, या उस पर हमले करने का या उस पर निजी टिप्पणियां करने का एक अवसर बदल जाए, वो नहीं होना चाहिए। और जैसा बिल्कुल मतलब आप दोनों की बात से पूरी तरह सहमत कि विराट कोहली ने कहीं से भी अभी तक ऐसा कोई गलती, ऐसी कोई मेजर बुरा प्रदर्शन उन्होंने नहीं किया है कि ये सोचा जाए कि वो अब कप्तानी के काबिल नहीं रहे। इसको यूं कह सकते हैं, टू हैव अ गुड हेडेक जिसको बोलते हैं। नहीं बिल्कुल, देखिए केशव, क्या है ना कि अगर चलिए कैप्टेंसी से हटेंगे नहीं विराट कोहली, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन हाँ, कम से कम एक विराट कोहली को भी अब कहीं ना कहीं एक सिग्नल तो ये मिल ही रहा है कि मेरे पीछे भी लोग तैयार हैं, तो वो थोड़ा सा और बेटर होंगे, ये इंडिया के लिए कहीं और अच्छी बात है। ये मुद्दा तो ऐसा हो गया ना कि बेटर होंगे, अब विराट को आप कितना बेटर करेंगे? कोई ये इस बात को समझाए कि विराट को कितना बेटर किया? नहीं, एक्चुअली क्या है ना राजेश सर, क्या है कि विराट कोहली की जब हम बात करते हैं, टेस्ट और शॉर्टर फॉर्मेट में दुनिया के टॉप 3 बल्लेबाजों में से एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कैप्टेंसी की बात करें तो इंडिया के सबसे सफल कप्तान है। मैं अभी कहें तो आपको लिस्ट निकाल के दिखा देता हूं
कि इस समय जो दुनिया के जो सबसे सफल कप्तान है उसमें उनका नंबर कहाँ आता है, इसके लिए उनको क्रेडिट लोग नहीं दे रहे हैं। पिछला जो 2018-19 की सीरीज थी, जब भारत ने वहां पर 2-1 से जीत हासिल की थी, चाहे ऑस्ट्रेलिया की टीम कैसी भी रही हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑस्ट्रेलिया है और अपने घर में खेलते हुए हमेशा वो डोमिनेट करके खेलते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि उनको कोई उनके घर में, चाहे वो कमजोर टीम हो या कैसी भी हो, उनको कोई हरा सके। ऑस्ट्रेलिया हमेशा अपने यहाँ पर बहुत स्ट्रांग टीम रहती है। इस समय अगर आप देखें, विराट कोहली ने 56 टेस्ट मैचों में 33 टेस्ट मैच जीते हैं और 33 टेस्ट मैच जीतने के मामले में अगर आप उनको देखें तो साउथ अफ्रीका के ग्रीम स्मिथ हैं, उन्होंने 53 टेस्ट जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर 32 टेस्ट मैच जीते, यानी वो विराट से पीछे हैं। स्टीफन फ्लेमिंग 28 टेस्ट, न्यूजीलैंड के कैप्टन रहे, 28 टेस्ट जीते हैं। रिकी पॉन्टिंग अभी आगे हैं उनसे, उनके 48 टेस्ट हैं। क्लाइव लॉयड अनबीटेबल जो वेस्ट इंडीज की टीम थी, उन्होंने 74 मैचों में से 36 मैच जीते थे। तो इस समय अगर विराट से आगे कौन है, तो विराट से आगे इस समय क्लाइव लॉयड हैं जिनके 36 टेस्ट हैं जीते हुए, रिकी पॉन्टिंग है जिनके 48 टेस्ट हैं जीते हुए, और उनके आगे ग्रीम स्मिथ हैं 53 टेस्ट हैं जीते हुए। यानी क्रिकेट के टेस्ट इतिहास में इस समय विराट कोहली चौथे सबसे सफल कप्तान है। अब इस सफल कप्तानी में कौन कितना सुधार लाना चाहता है और कैसे सुधार किया जाएगा, ये सवाल मेरा उन आलोचकों से है कि वो ये बताएं कि भाई आखिर वो और करें क्या। कुछ एक सीरीज और खेलेंगे, क्लाइव लॉयड से भी आगे चले जाएंगे। हाँ, एक बात का मैं मानता हूं कि उनके खाते में अभी कोई वर्ल्ड कप नहीं है, कोई आईपीएल का टाइटल नहीं है, कोई चैंपियंस ट्रॉफी नहीं है, कोई इस तरह का जो बड़ा टाइटल जिसकी हम हमेशा बात करते हैं वो नहीं है। लेकिन उनके खाते में ऑस्ट्रेलिया में जीती हुई वो सीरीज है जिसने इंडियन क्रिकेट को बदला है। खुद रवि शास्त्री जो कोच है टीम के, उन्होंने कहा था कि जो 2018-19 की जीत थी वो किसी भी लिहाज से किसी वर्ल्ड कप से कम नहीं थी। अब शास्त्री जैसा कोच और प्लेयर अगर इस बात को कहता है तो कहीं ना कहीं हमें मानना तो पड़ेगा ही ना। ऐसा तो नहीं है कि वो आंख बंद करके कुछ भी वो बयान दे देते हैं, ऐसा नहीं। नहीं बिल्कुल। तो ये बस आइए एक ईर्ष्या विहीन आकाश बनाए एंड लेट्स कीप हिम ऑन टोज, मतलब विराट कोहली भी अपनी उंगलियों पे खड़े रहें कि भैया टीम के अंदर में एक बड़ी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है और हर खिलाड़ी ये जानता है कि अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा उसकी जगह लेने के लिए कई खिलाड़ी मौजूद है। ब्रिस्बेन में सबने देखा है कि हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ थी, जो खिलाड़ी चोटिल हुए, जिन खिलाड़ियों ने उनको रिप्लेस किया वो उनके ही बराबर के खिलाड़ी थे जिन्होंने मैच विनिंग परफॉर्मेंस किया। विराट को भी मालूम है कि रोहित 5 बार आईपीएल जीत चुके हैं और शॉर्टर फॉर्मेट में वो अच्छे कप्तान साबित हो भी सकते हैं। विराट ये भी जानते हैं कि 5 मैच में रहाणे ने 4 मैच कप्तानी में जीत लिए हैं और अब तो वो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज भी जीत चुके हैं फुल स्ट्रेंथ टीम के खिलाफ। क्या ये बात विराट के दिमाग में नहीं होगी? उनके दिमाग में भी ये सारी बातें होंगी कि उनके लिए एक कप्तानी का प्रतिद्वंदी तैयार हो रहा है और हो चुका है। लेकिन हम विराट को सिरे से रिजेक्ट नहीं कर सकते। अभी कम से कम 1-2 साल उनको भारत की कप्तानी संभालने दीजिए। अगर मैं फिर वही बात धोनी की देता हूं कि जहां उनको ये लगेगा कि कप्तानी छोड़ने का एक समय है तो निश्चित रूप से कप्तानी छोड़ेंगे। मझधार में आप कप्तानी छोड़ के नहीं जा सकते। बहुत से लोगों ने ये सवाल भी उठाया कि पहला टेस्ट हार गए और विराट स्वदेश क्यों लौट गए। कुछ निजी प्रतिबद्धताएं भी होती हैं लोगों की। हम सबको उन चीजों का सम्मान करना चाहिए। क्या हम सब लोग उस परिस्थितियों से नहीं गुजरे हैं जिसमें विराट गुजरे? कोई मुझे ये बता दे कि जिस परिस्थिति में विराट अपने ऑस्ट्रेलिया से स्वदेश लौटे, क्या कोई ऐसा आदमी है जो इस परिस्थिति से ना गुजरा हो, जिसने अपने ऑफिस से छुट्टी ना ली हो? कोई एक आदमी हो जो आलोचक कह रहा है वो ये कह दे कि अगर उसके साथ ऐसी परिस्थिति है तो क्या उसने अपने ऑफिस से छुट्टी ली है या नहीं ली। ये आदमी वही कह सकता है जिसने उस परिस्थिति में अपने ऑफिस से छुट्टी ना ली। कर्तव्य अपनी जगह पर है। आप देश सेवा करना चाहते हैं, उन्होंने देश सेवा की है, वहां पर जाके वनडे सीरीज खेली, उन्होंने T20 सीरीज खेली, उन्होंने अपनी कमिटमेंट के बारे में बीसीसीआई को पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया था कि मेरे साथ ये कमिटमेंट्स हैं, मेरे को वापस लौटना पड़ेगा। बीसीसीआई ने उसका सम्मान किया, उनको वापस जाने की इजाजत दी। तो फिर उन चीजों पर सवाल उठाने का देखिए कोई लॉजिक नहीं बनता है। और इन चीजों पर अगर हम बेस करके ये सवाल उठाने लगे कि उनकी कप्तानी टोस पर आ गई है या उनकी कप्तानी तलवार की धार पर आ गई है,
तो ये थोड़े से बेबुनियाद सवाल हो जाएंगे और हम अपने उस ग्रेट खिलाड़ी का रिगार्ड नहीं करेंगे जिसने भारत को इतनी सारी खुशियां दी हैं, इतने मैच विनिंग परफॉर्मेंस दिए हैं, इतना बड़ा उनके अचीवमेंट्स हैं, जिनके लिए अगला देखिए हम काउंट करते हैं। सुनील गावस्कर लीजेंड थे, कपिल देव, सुनील गावस्कर, महेंद्र सिंह धोनी, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, महेंद्र, उसके बाद विराट कोहली आए। अब विराट कोहली के बाद हम एक उस लेवल का बैट्समैन कब तैयार कर पाएंगे? अभी किसी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं। किसी से भी पूछ लीजिए कि विराट कोहली के बाद क्या आपके पास उस लेवल का बैट्समैन है? नहीं। रोहित शर्मा निश्चित रूप से शॉर्टर फॉर्मेट के बहुत अच्छे बैट्समैन है, लेकिन अभी भी टेस्ट की उन्होंने कमजोरी दिखाई है। आज जब जरूरत थी सुबह उनको मैदान पर टिकने की, वो क्यों नहीं टिके? किसी ने इस बात को पूछा है कि क्यों नहीं टिके? वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने 500 बनाए थे लीग मैचेस में। अगर 100 उन्होंने फाइनल के लिए, खैर उसमें तो विराट कोहली भी 1 रन पर आउट हुए थे, लोकेश राहुल भी 1 रन पर आउट हुए थे, रोहित शर्मा भी 1 रन पर आउट हुए थे, लेकिन अगर रोहित शर्मा ने उन 500 में से 100 सेमीफाइनल के लिए संभाल कर रखा होता तो शायद इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया होता। लेकिन ये बात उस समय किसी ने नहीं की। जो लोग पड़े थे वो धोनी के पीछे पड़े थे कि वो रन आउट कैसे हुए, उन्होंने रन गति तेज कैसे नहीं की। किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि टॉप ऑर्डर में रोहित, राहुल और विराट 1-1 रन पर कैसे आउट हुए थे, जबकि सेमीफाइनल का मैच तो शायद 240 का टारगेट था भारत के पास जीतने के लिए। तो ये बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिसका हम सभी किसी के पास जवाब नहीं होता है, लेकिन फिर भी भावनाएं अपनी जगह होती हैं, हम भावनाओं को किसी को मना नहीं कर सकते। सबके अपने अपने व्यूज हैं, सब अपने व्यूज के लिए सब लोग स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट है, कह सकते हैं। जिसको बेहतर लगता है वो कहता है, उस चीजों को आगे लाया जाता है। लेकिन जो टीम है, वो जो इंडियन टीम है, तभी इसको टीम इंडिया का नाम दिया गया है। जो इंडियन टीम है वो इस बात को मान के चलती है कि उसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन उसके लिए ठीक है, कौन नहीं है। इस टीम में सभी खिलाड़ियों का पूरा रिकॉर्ड किया जाता है। अगर आप ये देखें, जब सिडनी टेस्ट में सिराज के ऊपर जो कमेंट्स किए गए थे, तो वहां पर एम्पायर के पास जाकर कंप्लेंट करने वाले कौन लोग थे? टीम के 3 सीनियर खिलाड़ी थे, उसमें रोहित थे, उसमें कप्तान रहाणे थे, उसमें रविचंद्रन अश्विन थे। टीम के जो 3 मोस्ट सीनियर प्लेयर थे, उन्होंने जाके कंप्लेंट की एम्पायर से कि इस तरह का कमेंट हमारे खिलाड़ी पर किया जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आधिकारिक कंप्लेंट उस समय की गई थी इसी चीज को लेकर। तो सीनियर खिलाड़ियों ने अपनी जिम्मेदारी को भरपूर निर्वाह किया, और जो अपकमिंग प्लेयर्स टीम में थे, जो पहली बार दूसरी बार खेल रहे थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा। ऐसा नहीं था ना कि देखिए वहां पर सिराज जाके भड़क गए और किसी से भिड़ने को तैयार हो गए, ऐसा नहीं। उन्होंने उस बात को एम्पायर के ध्यान में लाया कि भाई इस तरह की चीजें हो रही हैं, आप इन चीजों को देखिए। आईसीसी इस मामले में बहुत ही जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखती है कि ये बर्दाश्त कतई नहीं किया जाएगा, और वो हुआ। वहां पर ऑस्ट्रेलिया वहीं पर मैच हारा था। ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज उसी समय आ रहा था जब उसके दर्शकों ने वो टिप्पणियां की थी, वो कमेंट्स किए थे। आखिर कोई समझाए कि उन ऐसे कमेंट्स करने की क्या जरूरत थी जब इतनी बढ़िया सीरीज चल रही है। और इसी टीम के कप्तान विराट ने इंग्लैंड में वर्ल्ड कप के दौरान जब होटिंग हो रही थी स्टीवन स्मिथ की, दर्शकों के सामने जाके मुंह पर उंगली रख के इशारा किया था कि आप शांत हो जाइए, इतने बड़े प्लेयर की आप कैसे होटिंग कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने गलती की थी, उसकी सजा उनको मिल गई। 12 साल का बैन उनको डेविड वार्नर के साथ मिल गया। 12 साल का बैन में 12 महीने का बैन उनको मिला, और उसके बाद उन्होंने वापसी की है। वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, आप लोग उनकी हुटिंग क्यों कर रहे हैं? जो आईसीसी का जो दशक का खेल भावना अवार्ड था, उसमें एक अवार्ड में एक नॉमिनेशन विराट का इसीलिए था कि उन्होंने दर्शकों के सामने जाकर इशारा किया कि भाई आप इस तरह की हुटिंग ना करें। तो इंडियन कैप्टन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर के लिए इंग्लैंड के दर्शकों, जो ऐशेज आप जानते हैं कितनी ज्यादा जबरदस्त राइवलरी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की चलती है, इंग्लैंड के दर्शकों को कह रहा है कि नहीं आप शांत होइए, इस तरह की हुटिंग करने का आपको कोई अधिकार नहीं। और वहीं के लोग इंडियन प्लेयर्स के ऊपर जब कमेंट करते हैं तो फिर दुख होता है। ये बहुत दुख की बात है। और इसका असर जो था, देखिए सीरीज पर इसका असर आखिरी में जाकर आया, जब ब्रिस्बेन में भारत ने आखिरी दिन 328 रन हासिल किए। ये उस कमेंट्स का जो किए गए थे उसका सबसे ज्यादा माकूल जवाब था। उसमें कहीं किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। आपने सीरीज जीतकर वो माकूल जवाब दिया है जिसको ऑस्ट्रेलियन टीम लंबे समय तक याद रखेगी। और ऑस्ट्रेलिया को भी ये एहसास होगा कि जब हम मैदान में खेल रहे हैं तो हमें अपने दर्शकों को, अपने लोगों को शांत रखना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल रखें, इस तरह की बातें ना करें जिससे खिलाड़ियों का प्रदर्शन प्रभावित होता है। बहुत ठीक आपने कहा था कि जब युवराज सिंह को उकसाया गया तो 6 छक्के मार गए थे ब्रॉड पर। तो खेल को खेल की तरह देखिए ना, क्या जरूरत है इस तरह के उकसावे, इस तरह की चीजों को करने की।
हो सकता है कि अगर ये सब घटनाएं ना होती, ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया के नाम हुई होती, आज वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी लेके बैठे होते, रहाणे के हाथ में नहीं होती ये ट्रॉफी। लेकिन चीजें बदल जाती हैं, इन चीजों को समझने की बहुत जरूरत है। इसको अन्यथा कोई ना ले। सवाल इस चीज का है कि हम जब अपने देश में खेलते हैं तो हमें भी अपने दर्शकों को शांत रखने की जरूरत है कि आप कुछ अनवांटेड बातें ना कहें जो हमारे देश की छवि को खराब करती है। सेम चीज ऑस्ट्रेलिया है, बहुत रिच कंट्री है स्पोर्ट्स कल्चर के मामले में, लेकिन अगर ऐसी कंट्री जो स्पोर्ट्स को बहुत ही अहमियत देती है, अगर वहां के कुछ दर्शक इस तरह की हरकत करते हैं तो नाराजगी होती है, दुख लगता है, और उसका दुख का जो नतीजा होता है वो ऐसे निकल कर सामने आता है। खैर, बहुत अच्छी सीरीज इंडिया ने खेली है, और मेरे ख्याल से हमारी जो 1932 से लेकर अब तक की जो टेस्ट हिस्ट्री है उसमें एक ये सीरीज माइलस्टोन के रूप में याद की जाएगी। जो प्लेयर्स का परफॉर्मेंस था वो माइलस्टोन के रूप में याद किया जाएगा। जो रहाणे की कप्तानी थी वो भी एक माइलस्टोन रहेगी। जो नए प्लेयर इस छोटी खिलाड़ियों की जगह सीरीज में आए, उन्होंने जिस तरह का परफॉर्मेंस किया, जैसा जज्बा दिखाया, जैसा संघर्ष किया, वो एक माइलस्टोन के तौर पर याद किया जाएगा। और भारत बीसीसीआई ने बहुत सही कहा कि उसने टीम के लिए जो 5 करोड़ का टीम बोनस अनाउंस किया है वो खिलाड़ियों के लिए एक रिवार्ड है। रिवार्ड इसलिए है कि उन्होंने एक अच्छा परफॉर्मेंस किया, उन्होंने दर्शकों की टिप्पणियों का जवाब टिप्पणियों से ना देके अपने खेल से दिया। और खेल में जो मैदान होता है, खेल का मैदान होता है, उसमें आप कोई भी जवाब अपने प्रदर्शन से दे सकते हैं, ना कि जबान से। ठीक बात है। भारतीय टीम का जो परफॉर्मेंस रहा वो बेहद आला दर्जे का रहा है, और इस सीरीज में ऐतिहासिक जीत के साथ टीम इंडिया जो है आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। रैंकिंग में हालांकि पहले नंबर पे न्यूजीलैंड है, लेकिन क्रिकेट प्रेमी जो हैं इंडिया के, उनको इंतजार है अब इंग्लैंड के साथ जो टेस्ट सीरीज होना है उसका, और हमें इंतजार रहेगा अपने श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं का, उनके फीडबैक का। तो इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। आपको उम्मीद है ये बातचीत अच्छी लगी होगी। आपका कोई सुझाव हो, शिकायत हो तो हमें radio@aajtak.com पर लिख भेजें। जाते जाते ये कि माइकल वॉन, क्लार्क, रिकी पॉन्टिंग, डेमियन मार्टिन, जितने भी लोगों के बयान आए, मुझे नाम नहीं पता, मैं उत्साह में ऐसे भी लोगों के शायद नाम ले गया जिन्होंने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन जितने भी लोगों के बयान आए थे और जो ये कह रहे थे कि सफाया हो सकता है, हो जाएगा, उन सब के लिए एक वो जो टिकटॉक का बड़ा ही मशहूर गीत है जिसमें पहले तस्वीरें आती हैं और फिर आता है दिल वाले पूछ देने जा, और उसके बाद आता है ओ, तो आज मैं उन्हें डेडिकेट करना चाहता हूँ कि आपके लिए ये बुरा दिन रहा। जैसे अश्विन ने भी ट्वीट किया है, मतलब अश्विन ने भी बड़ा ही, मतलब जिसको कहते हैं कि ये ग्रेसफुली जब आप चुहल करते हैं ना, हल्की सी कोंच लगाते हैं, छेड़ते हैं, तो जो पूरा एपिसोड हुआ उसके बाद आज अश्विन ने ट्विटर पे लिखा है कि थैंक यू फॉर होस्टिंग अस, और बहुत मजा आया गाबा में खेल के, उम्मीद है कि फिर दोबारा से ऐसा ही हार्ड क्रिकेट खेलेंगे, और उसमें टिम पेन को उन्होंने टैग कर दिया है। तो ये मुझे अच्छा लगा कि उस पे आज तक रेडियो से रिट्वीट करके लिखा भी केशव ने कि जिनके नाम में विन था, मतलब जिसके नाम में जो था उसको वो मिला, ऐश को विन मिली, टिम को पेन मिला। बिल्कुल, क्योंकि टिम पेन ने उकसाया भी था, कहा भी था सी यू एट गाबा, अश्विन से ये बात कही थी, तो इसलिए स्पेशली उन्होंने उनको टैग किया। एंड ये अपने आप में एक जबरदस्त रिप्लाई है कि आपने अपने जबान से जो जंग लड़ने की कोशिश की, दरअसल उसमें अब हम भी पारंगत हो चुके हैं। वो जमाना और था कि साइकोलॉजिकली इतने मजबूत नहीं होते थे, या इन सब चीजों से भी हम टूट जाया करते थे, लेकिन अब हम मेंटली इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि इन चीजों का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और जहां तक असली खेल ग्राउंड में है उसके हम सिकंदर हैं। ठीक बात है। तो इसी नोट पे इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्ति की ओर ले चलते हैं। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, मजा आया राजेश जी, इकबाल जी, मजा आया, बढ़िया बात, धन्यवाद, थैंक यू। दिन भर की हलचल के बाद जब शाम ढल जाए तो चले आइए आज तक रेडियो पर। खबरों के सबसे अहम पड़ाव तक ले चलेंगे आपको, तसल्ली से बताएंगे कि दिन में हुआ क्या, और जो हुआ उसका मतलब आपके लिए क्या था। फील्ड पर रहने वाले रिपोर्टरों की फौज है हमारे पास, एक्सपर्ट्स का जखीरा है। ये सब होते हैं इस डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट में, जिसका नाम है दिन भर, सोमवार से शुक्रवार हर शाम आज तक रेडियो पर।